अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी देवता, एपिसोड 223। वो सुबह 10 बजे तिल अबैब से रवाना हुए। पहले नैन्सी कार ड्राइव कर रही थी। फिर तिल अबैब से निकल आने के बाद एक जगह गाड़ी रोक कर बोली, मैं बहुत अपसेट हूँ, तुम्हारे पास हूँ और तुमसे दूर भी हूँ। विंड स्क्रीन के पार देखती हूँ तो तुम ही तुम दिखाई देते हो। उन्होंने अपनी जगह बदल दी। पारस ने स्टीयरिंग सीट पर आकर कहा, मैं तुम्हारे जज्बात को समझता हूँ, मगर क्या करूँ, कोई रास्ता सुझाई नहीं देता। वैसे जल्द या बदेर हमें मियाँ बीवी बनकर रहने का कोई रास्ता इख्तियार करना ही होगा। उसने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। तिल अबैब से यरूशलेम का फासला ज्यादा नहीं था। वो आराम से ड्राइव करते हुए 2 या 2.5 घंटे में वहां पहुंच सकते थे। पारस ने कनखियों से देखा। नैन्सी चुपचाप बैठी विंड स्क्रीन के पार यूं तक रही थी जैसे किसी ने सहर फूंक दिया हो, वो पत्थर की हो गई हो और बस एक ही तरफ देखना जानती हो। ऊपर से वो बिल्कुल साकित थी, खामोश थी, मगर अंदर आंधियां चल रही थीं और वो सोच रही थी, इस तरह कैसे गुजर होगी। पारस ने कहा, हम 20 मील का फासला तय कर चुके हैं, लेकिन इस तरह खामोश हैं जैसे एक दूसरे के पास मौजूद ही ना हो। वो बोली, मौजूद रहकर भी क्या कर सकती हैं, अपने ख्यालात को किसी दूसरी तरफ लगाओ। मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन जब तक तुम्हें नहीं पालूंगी उस वक्त तक कुछ सोचने समझने के काबिल नहीं होंगी। अभी क्या सोच रही हो? वो एक गहरी सांस लेकर बोली, डॉन, आखिर ये मुसलमान भी तो इंसान ही होती हैं। बेशक इंसान होती हैं, और हम यहूदी भी इंसान हैं, लेकिन इंसान अरब का लिबास भी पहनता है, यूरोप का भी पहनता है, और दूसरे ममालिक का लिबास पसंद आए तो वो भी पहन लेता है। जब वो मुख्तलिफ मुल्कों और कौमों का लिबास पहन सकता है तो क्या वो 2 मजहब इख्तियार नहीं कर सकता? कहना क्या चाहती हो? तुम मिस्टर फरहाद के मुतालबे के मुताबिक इस्लाम कबूल कर लो, लेकिन हमें अपनी सोसाइटी में जिंदा रहना है। यहाँ हमारी इज्जत है, वकार है, रोब है, दबदबा है। सब झुककर सलाम करते हैं। अगर किसी को पता चला कि तुमने इस्लाम कबूल किया है तो हम नजरों से गिर जाएंगे। हमसे जो औलाद होगी उसे भी यहाँ की सोसाइटी में नफरत से देखा जाएगा। बोलो, क्या ये मुमकिन है कि तुम चुपचाप मुसलमान बन जाओ और हमारे लोगों को खबर ना हो, और फरहाद साहब को भी एतराज ना हो? नैन्सी, फरहाद को एतराज हो या ना हो, मैं एक सच्चा और खरा इंसान हूँ। ना मैं अपने लोगों को धोखा देना चाहता हूँ और ना इस खुशफहमी में मुब्तला रहना चाहता हूँ कि नाउज़ बिल्ला खुदा को धोखा दे रहा हूँ। अगर मैं इस्लाम कबूल करूंगा तो फिर सच्चा मुसलमान बनकर रहूंगा। दोगली जिंदगी ना मुझे पसंद है और ना मैं तुम्हें इसका मशवरा दूंगा। प्लीज तुम मुझे ऐसा मशवरा ना दो। अगर तुम सच्चे मुसलमान बन जाओगे तो क्या मुझे यहूदी समझकर नफरत नहीं करोगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगा कि तुम भी इस्लाम कबूल कर लो। कैसी बातें कर रहे हो? फरहाद साहब ने एक के लिए शर्त लगाई है और तुम मुझ पर भी ये शर्त आयद कर रहे हो। यह समझने और अक्ल से तस्लीम करने की बात है। क्या तुम एक यहूदी होकर मुसलमान को बर्दाश्त करने का दिल रखती हो? मैं मजबूरन ऐसा सोच रही हूँ। फिर तुम ही सोचो, मैं सच्चा मुसलमान बन जाऊंगा तो एक यहूदी लड़की को कैसे बर्दाश्त करूंगा? मैं तो यही चाहूंगा कि तुम भी मेरी हम मजहब हो जाओ। हम इस मामले में जितनी बातें करते हैं उतनी उलझनें बढ़ती जाती हैं। एक सीधी और साफ बात बता दो, क्या तुम मुसलमान बनना चाहते हो? तुम्हारे लिए मुझे ये मंजूर है। अब मैं सवाल कर रहा हूँ, साफ और सीधा सा जवाब दो। उसने एक गहरी सांस ली, सीट की पुश्त से टेक लगाया, आंखें बंद की, फिर आस्तगी से बोली, मुझे मंजूर है। मैं सिर्फ एक राय चाहती हूँ। अगर फरहाद साहब मेरे दिमाग में आएंगे तो मैं ज़रूर उनसे बात करूंगा। तुम क्या चाहती हो? यही कि हम इस्लाम कबूल कर लें, लेकिन ये बात जाहिर ना करें। रफ्ता रफ्ता वक्त और हालात देखकर अपने मुसलमान होने का ऐलान कर देंगे। मेरा ख्याल है फरहाद साहब इस बात को कबूल कर लेंगे। बाय द वे, तुम आंखें बंद करके इस बात को तस्लीम कर रही हो। यूं लगता है जैसे अपना मजहब छोड़कर दूसरा दीन इख्तियार करते हुए शर्म आ रही है। कुछ ऐसी ही बात है। अभी तो इब्तदा है, दिल उधर माइल नहीं हो रहा, रफ्ता रफ्ता हो जाएगा। जरा अपने दिल को टटोल कर जवाब दो, क्या तुम मजबूर होकर ऐसा कर रही हो? मैं मजबूर होकर ऐसा कर रही हूँ। फिर दिल कहता है, मोहब्बत में बड़ी ताकत है। ये मोहब्बत इंसान का लिबास बदल देती है, मजाज बदल देती है, हुलिया बदल देती है, मजहब भी बदल देती है। मैं तुम्हारी मोहब्बत में इस जहां को छोड़कर उस जहां तक जा सकती हूँ, तो क्या इस मजहब को छोड़कर उस मजहब में नहीं जा सकती? वो नए यरूशलेम में दाखिल हो गए। इस नए यरूशलेम के दरमियान वो पुराना यरूशलेम आबाद है, जहां मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के तारीखी और मजहबी मुकद्दस मुकामात हैं। पुराना यरूशलेम ऊंची चहार दीवारी के अंदर है, जिसमें दाखिल होने के 7 दरवाजे हैं। वह जाफा गेट के करीब यामीन मूशे की पहाड़ी पर आए। इस पहाड़ी पर किंग डेविड नामी सबसे महंगा 5 स्टार होटल है। उनके नाना ने पहले इस होटल में उनके लिए पूरा एक स्वीट रिजर्व करवा लिया था। वो अपना सामान लेकर होटल के कमरे में पहुंच गई। नैन्सी थके हुए अंदाज में बिस्तर पर गिर पड़ी, कहने लगी, फिर तुमने क्या सोचा? पारस ने सोचने के अंदाज में सर झुका लिया। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बालकनी तक आ गया।
वहां से दूर तक यरूशलेम दिखाई देता था। वह दूर तक नजरें दौड़ा रहा था, लेकिन दिमाग में जज्बे चीख रहे थे। साथ ही उसके अंदर ईमान कह रहा था। वो नैन्सी को धोखा देकर इस्लाम कबूल करवाना चाहता है, जबकि इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। एक लड़की उसकी ज़रूरतमंद है, वो हर हाल में उसे हासिल करना चाहती है। वो उसकी ज़रूरत से फ़ायदा उठाकर उसे अपने मज़हब की तरफ लाना चाहता है। ईमान और इंसाफ की बात यह है कि वो खुलकर सब कुछ कह दे, अपनी असलियत बता दे कि वो पैदा होते वक्त भी मुसलमान था, आज भी मुसलमान है और आखिरी सांस तक मुसलमान रहेगा। दोबारा इस्लाम कबूल करने का ड्रामा प्ले नहीं करेगा। अगर नैन्सी को मंजूर है तो उसके मज़हब की तरफ आए, वरना वापस चली जाए। वापसी के रास्ते में उसके लिए कोई रुकावट नहीं। वो बिस्तर से उठकर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बालकनी के करीब आई, फिर खुले हुए दरवाजे से टेक लगाकर बोली कि अब भी कोई उलझन रह गई है। मैं हक और इंसाफ की बात सोच रहा हूँ। एक मुसलमान किसी यहूदी लड़की की आबरू रखने के सिलसिले में किस हद तक कुर्बानियां दे सकता है और कहाँ तक खुद को खतरात में डाल सकता है। तुम क्या कह रहे हो? किस मुसलमान और किस यहूदी लड़की की बात कर रहे हो? अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं यहूदी नहीं मुसलमान हूं, पैदाइशी मुसलमान हूं और मरते दम तक मुसलमान रहूंगा, तो क्या तुम यकीन करोगी? क्यों मजाक कर रहे हो? जब से शादी हुई है मैं मुस्कुराना भूल गई हूं। तुम्हारा कोई मजाक मेरे चेहरे पर हंसी नहीं लाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सच कह रहा हूं। मैं डॉन मूरस नहीं हूं। क्यों फजूल बातें करके मुझे परेशान करते हो? अगर तुम डॉन मूरस नहीं हो तो मैं नैन्सी नहीं हूं। ये होटल नहीं है, कोई खंडर है। प्लीज मान लो कि मैं यहूदी नहीं हूं। चलो मान लेती हूं, वैसे भी हम इस्लाम कबूल करने जा रहे हैं। तुम्हारे यहूदी होने या ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर मैं इस राज पर से पर्दा ना उठाऊं और तुम्हें इस्लाम कबूल कराऊं तो ये मेरे मजहबी अहकामात के खिलाफ होगा। हम किसी से झूठ बोलकर, किसी को फ़रेब देकर अपने मजहब की तरफ नहीं ला सकते और ना ही मैं तुम्हें इस तरफ लाना चाहता हूं। लिहाजा मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि मैं यहूदी डॉन मूरस नहीं हूं। एक मुसलमान हूं, फरहाद अली तैमूर का बेटा पारस। वो ज़रा सहमे हुए अंदाज में पीछे चली गई। हैरानी और बेयकीनी से उसका मुंह तकने लगी, फिर बोली, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम फरहाद अली तैमूर के बेटे होते तो वह तुम्हारे दिमाग में आकर जलजले पैदा ना करते। मेरे पापा ने मेरे ज़हन में कोई जलजला पैदा नहीं किया, बल्कि कभी मेरे दिमाग में नहीं आए। मैंने तुमसे, नाना से और सारी दुनिया से झूठ कहा था। तुमने क्यों झूठ कहा? सिर्फ ये सोचकर कि मैं मुसलमान हूं, तुम एक यहूदी हो, बहुत हया वाली हो। अगर मैं तुम्हें धोखा देकर तुमसे इज़्दवाजी रिश्ता कायम करूंगा तो ये मेरे ईमान के खिलाफ होगा, और जब एक दिन तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा तो मेरा ज़मीर मुझे मुलामत करेगा। डॉन, फॉर गॉड सेक, इतना भयानक मजाक न करो। तुम सर से पांव तक डॉन मूरस हो। नाना तुम्हें पहचानते हैं। तुम्हारी एक एक आदत, तुम्हारा चलना फिरना, उठना बैठना बिल्कुल डॉन मूरस जैसा है। तो फिर तुम पारस कैसे हो सकते हो? पारस बालकनी से चलता हुआ कमरे के अंदर आया, फिर बोला, ज़रा तवज्जो से सुनो। मैं तुम्हें मुख्तसर हालात बता रहा हूँ। फिर वो बताने लगा कि असल डॉन मूरस के साथ उसके चचा टॉम मूरस और साम मूरस किस तरह जुल्म करते थे और किस तरह उसकी जायदाद हथिया लेना चाहते थे। डॉन मूरस बहुत ही बुज़दिल और बचकाना जहन रखने वाला जवान है। रोमा नामी एक नर्स उसे दिलो जान से चाहती है और उसे दिलो जान से अपना लेना चाहती है। ऐसे में पारस ने मुदाखलत की। रोमा और डॉन मूरस को पेरिस भेज दिया। वहाँ एक इदारे में डॉन मूरस का नफ्सियाती इलाज हो रहा है। इधर पारस डॉन मूरस का रूप इख्तियार करके टॉम मूरस वगैरह के साथ तिल अबैब आ गया और यहाँ आने का मकसद सिर्फ यह है कि वो अपनी माँ के कातिलों से इंतकाम लेना चाहता है। नैन्सी सख्ते के आलम में दरवाजे से टेक लगाए सुन रही थी। पारस अपनी रूदात सुना रहा था और यकीन दिला रहा था कि वो डॉन मूरस नहीं, पारस है। फिर वो उसके सामने कुछ फासले पर आकर खड़ा होगा, कहने लगा, अगर मैं मुजरिम हूं तो जाओ अपने कानून के मुहाफिजों को आवाज़ दो और मुझे गिरफ्तार करा दो। अगर मैंने तुम्हारे साथ कोई भलाई किया तो उस भलाई के सिले में तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारा एतमाद चाहता हूँ। एक भरपूर मोहब्बत करने वाली औरत का एतमाद। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सख्ते के आलम से निकली, फिर बोली, तुमने मुझे क्यों बताया? मुझे सच क्यों बताया? क्या मैंने पूछा था? क्या तुम नहीं जानते कि सच कैसा जहर होता है? मैं इतना जानता हूं कि सच का जहर आदमी को कुंदन बना देता है। वो एकदम से बिफर कर बोली, मैं कुंदन नहीं बनना चाहती। कितना अच्छा होता तुम मेरे लिए सिर्फ डॉन मूरस रहते, मेरे यहूदी शौहर। फिर एक दिन जब तुम मुझे छोड़कर चले जाती तो मैं अपने नसीबों को रोती। मुझे कभी मालूम ना होता कि एक मुसलमान मेरी तन्हाइयों में आया था और फरहाद जैसे दुश्मन का बेटा पारस था, जो पूरी यहूदी कौम से और हमारे पूरे मुल्क से नफरत करता है और उसे किसी वक्त भी तबाह कर देना चाहता है। अगर हम बाप बेटे इस मुल्क को तबाह करना चाहते या इस मुल्क को मिटा देना चाहते तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन हम खुदाई दावा नहीं करते। हम खुदा के बंदे हैं और अपनी हद में रहते हैं। बातें ना बनाओ। मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ, अपने बुजुर्गों से सुन चुकी हूँ कि तुम लोग एक अरसे से यहाँ तबाहियाँ फैलाते रहे हो, हमारे अहम आदमियों को हलाक करते रहे हो। तुम लोग इंसान नहीं, दरिंदे हो। चले जाओ, मेरे सामने से चले जाओ। मैं तुम्हारी सूरत देखती रहूंगी तो मुझे गुस्सा आता रहेगा।
मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले इतना कहना चाहता हूँ, अगर हम दरिंदे हैं, अगर हम तबाहियाँ फैलाते हैं और तुम्हारी पूरी कौम को मिटा देना चाहते हैं, तो तुम्हारे समझने के लिए छोटी सी मिसाल काफ़ी है। तुम इल्ज़ाम देती हो कि हम तुम्हारी पूरी कौम को मिटा देना चाहते हैं। कि ऐसा करने वाली यहूदी कौम की एक बेटी की आबरू रख सकती हैं? वो फौरन ही उससे मुंह फेर कर तेजी से चलता हुआ दूसरे कमरे में आ गया। अब पता नहीं क्या होने वाला था। वैसे वो नफरत का इजहार कर चुकी थी, साफ तौर पर कह चुकी थी। वो डॉन मूरस बनकर और यहूदी शौहर बनकर धोखा देता रहता तो उसे धोखा कबूल होता। ज़मीर की कमान से निकला हुआ सच का तीर दिल में तराजू होकर तड़पा रहा था। वो दोनों अलग अलग कमरे में थे। नैन्सी इसी तरह दरवाजे से टेक लगाए खड़ी थी, अंदर से टूट रही थी, बिखर रही थी। रह रहकर पारस पर गुस्सा आ रहा था और वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी। ये जो कुछ भी हुआ एक ख्वाब था, जो कुछ भी सुना फरेबे समात था। फिर उसने सोचा, मैं खुद अपने जज्बात के हाथों खेल रही हूं। अगर इन जज्बात को किसी तरह कुचल दूं तो फिर पारस की क्या अहमियत रहेगी? कुछ नहीं। एक मुसलमान की भला अहमियत ही क्या हो सकती है? क्या मैं इसे अपनी जिंदगी में अपने दिल और दिमाग में घुसने से रोक नहीं सकती? दिल ने कहा नहीं रोक सकती। इसकी एक एक बात, एक एक अदा दिल को धड़काती है। इसकी सच्चाई मुझे मार रही है। वो मुझे दिलो जान से चाहता है, मेरी इज्जत करता है, इसीलिए उसने मुझसे झूठ नहीं कहा, मुझे धोखा नहीं दिया। मैं उसके लिए दुश्मन कौम की बेटी हूं, इसके बावजूद मेरी इज्जत रख ली। क्या यह उसकी बेगर्ज और सच्ची मोहब्बत का सबूत नहीं है? हाँ, यही वजह है कि मैं उसके लिए तड़प रही हूँ, उसके लिए मर रही हूँ। उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। वो दिन के 12:30 बजे होटल में आए थे। 1 बजे तक पारस ने अपने राज का इंकशाफ किया था। इसके बाद वो एक दूसरे से जुदा हो गए थे। एक कमरे में वो था, दूसरे कमरे में ये कश्मकश में मुब्तला थी कि क्या करे और क्या ना करे। दोपहर गुजर गई, सुपहर का वक्त भी गुजर गया, फिर शाम आई और वो भी जाने लगी। अंधेरा फैलने लगा। पारस के कमरे में रोशनी थी और उसके कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। वो 1 बजे से इसी तरह फर्श पर बैठी हुई थी। फिर वो आहिस्तगी से उठकर खड़ी हो गई। दोनों कमरों का दरमियानी दरवाजा खुला हुआ था। वो सर झुकाए उस दरवाजे तक पहुंच गई। कमरे में रोशनी थी। वो सर उठाकर अपने महबूब डॉन मूरस को देख सकती थी, लेकिन वो सर नहीं उठा रही थी, नजरें नहीं मिला रही थी। उसे पारस की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था, नैन्सी, बहुत वक्त पड़ा है, इत्मीनान से फैसला करो। जज्बात में बहना छोड़ दो, मेरे पास आने का फैसला करो तो यह हद कर लो कि बाद में नहीं पछताओगी। नैन्सी ने आहिस्ता आहिस्ता नजरें उठाकर देखा, फिर उसे देखते ही चौंक गई। घबरा कर एक कदम पीछे हो गई। हैरानी से बोली, तुम कौन हो? उसके सामने डॉन मूरस नहीं था, कोई अजनबी जवान था। उस जवान के चेहरे पर जगह जगह पट्टियां चिपकी हुई थीं। उसने कहा, मैं पारस हूं। मैंने डॉन मूरस को अपनी जात से नोच कर अलग कर दिया है ताकि तुम फैसला करके आओ, तो मुझे डॉन समझकर नहीं, पारस समझ कर आओ। डॉक्टर बर्नार्ड शैफर्ड ने उसके चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी की थी और साथ ही उसे ये सिखाता रहा था कि किस तरह इस सर्जरी के अहम हिस्सों को अपने हाथों से हटाया जा सकता है और खुद को असल रूप में लाया जा सकता है। प्लास्टिक के जिन रेशों को चेहरे से हटाया गया था, वहां मेडिकेटेड पट्टियां चिपकाई गई थीं ताकि दवा के असर से चेहरे पर कोई बदनुमा दाग न रहे। नैन्सी के दिल पर एक घूंसा सा लगा। उसका डॉन मूरस उससे छिन गया था। होटल के इस कमरे से हमेशा के लिए रुखसत हो गया था। अब एक अजनबी जवान था। वो सच्चा और खरा था। डॉन मूरस के रूप में उसे नजरों का फरेब नहीं देना चाहता था। वो झुंझला कर बोली, ये तुमने क्या किया? कहाँ है मेरा डॉन? नैन्सी, किसी डॉन मूरस ने तुम्हें कभी नहीं चाहा, तुम्हें कभी नहीं देखा। जो तुम्हारी इज्जत करता है, जो तुमसे मोहब्बत करता है, वो अजनबी तुम्हारे सामने मौजूद है। अब इसे अजनबी ही समझती रहो या अपना चाहने वाला, जो अब तक तुम्हारे साथ था मगर तुम उसके साथ नहीं थी। वो उसे देख रही थी। वो कह रहा था, तुम्हें मुझसे मोहब्बत करने के लिए, मुझसे रिश्ता जोड़ने के लिए हर पहलू पर नजर रखना होगी। तुम्हें अपना मजहब छोड़ना होगा, अपनी सोसाइटी छोड़ना होगी, बेइंतहा दौलत को ठुकराना होगा और डॉन मूरस के आर्जी चेहरे को भुलाकर पारस के इस चेहरे से मोहब्बत करना होगी। ये सब कुछ मंजूर है तो मेरे कमरे में कदम रखो, ना मंजूर है तो मैं चला जाऊंगा, फिर तुम कभी मेरी सूरत नहीं देखोगी। वह चुप हुआ, ये भी चुप रही। कमरे में थोड़ी देर तक गहरी खामोशी रही। वो कटी हुई पतंग थी और कटी हुई पतंग खुद फैसला नहीं करती उसे किस सिमत जाना है और किसके हाथों में पहुंचना है। वो दरमियानी दरवाजे में खड़े खड़े जरा सी डगमगाई, फिर कमरे में आ गई। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उसके बिल्कुल करीब पहुंच गई। वो उसे देख रही थी, महसूस कर रही थी, समझ रही थी और किसी आखिरी फैसले तक पहुंच रही थी। आखिर वो तड़प कर बोली, मुझे छुपा लो, अपने वजूद में छुपा लो ताकि कोई मुझे देख ना सके, मेरा मजहब मुझे पुकार ना सके, मेरे लोग मुझे ढूंढ ना सकें। मैं छुप जाना चाहती हूँ, गुम हो जाना चाहती हूँ। मेरी पैदाइश से लेकर आज तक के लम्हों को मिटा दो, बिल्कुल मिटा दो और मुझे नहीं बना दो।
पारस ने उसे मोहब्बत से समेट कर कहा, तुम मुझ पर भरोसा करके आई हो, मैं तुम्हारी दुनिया, तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारा मिजाज बदल दूंगा। जाओ, अपना एक लिबास निकाल कर लाओ, गुस्ल करो, पाक साफ हो जाओ। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में लाने से पहले अपने मजहब में लाना चाहता हूँ। वो सर झुकाकर चली गई। थोड़ी देर बाद एक लिबास लेकर आई, फिर बाथरूम में दाखिल होकर गुस्ल करने लगी। गुस्ल से फारिग होने के बाद उसने पारस को बुलाया। वो बाथरूम में आया, फिर उसे वजू करने का तरीका बताने लगा। वह इस तरीके पर अमल करने लगी। फिर वो बाथरूम से बाहर आ गए। पारस ने कमरे में आकर कालीन पर एक साफ सुथरा कपड़ा बिछाया, फिर उसके साथ दोजानू होकर बैठ गया और उसे कलमा तैयबा पढ़ाने लगा। वो पढ़ रही थी और उसकी हदायत के मुताबिक अहद कर रही थी कि आज वो सच्चे दिल से मुसलमान है और अपनी ज़िंदगी पारस के लिए और पारस के खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक्फ कर रही है। फिर पारस ने समझाया, तुमने इस्लाम कबूल किया है। इस आदत को हासिल करने के बाद तुम्हें सजदा शुक्र अदा करना चाहिए। आओ, मैं शुक्राने की नमाज अदा कर रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ नमाज पढ़ती जाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करती जाओ। वो नमाज शुक्राना अदा करते रहे। इसके बाद थोड़ी देर तक इसी तरह दो जानू बैठे रहे, एक दूसरे का हाथ थामे एक दूसरे को पा लेने का यकीन करते रहे। फिर वहां से उठकर बालकनी में आ गए। पारस ने कहा, अब तुम दिल ही दिल में सोचो कि जो कुछ भी हुआ, जो नई जिंदगी तुमने मेरे साथ शुरू की है, वो कहाँ तक मुनासिब है और तुम कहाँ तक मेरे साथ चलोगी। वो करीब आई, उसकी गर्दन में बाहें डालकर बोली, जब औरत फैसला कर लेती है तो फिर पछताना भूल जाती है। मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ चलूंगी। पारस ने उसे दोनों बाजुओं से थाम लिया। वह मुस्कुरा रहे थे। शादी के 2 दिन और 2 रातों के बाद उन्हें आसूदगी और इत्मीनान हासिल हुआ था। वो कमरे में आ गए। रात के 10 बजे पारस कद्दे आदम आईने के सामने बैठा हुआ अपने चेहरे पर से एक एक पट्टी उतार रहा था। नैन्सी बिस्तर पर निढाल से लेटी पारस को देख रही थी। उसके चेहरे से जैसे जैसे पट्टियां उतर रही थी, उसकी खूबरूई नुमायां होती जा रही थी। अगर वो खूबरू ना भी होता तब भी कोई फर्क ना पड़ता। जब औरत तन मन धन से किसी की हो जाती है तो फिर सूरत नहीं देखती। अब तो डॉन मूरस की सूरत भी पराई लग रही थी। बस एक ही चेहरा था जो आईने से झांक रहा था और दिल में उतर रहा था। वो 1 घंटे बाद अपनी कार में बैठे यरूशलेम की शाहराहों और गलियों से गुजर रहे थे। इस शहर का हुस्न देख रहे थे। कई रेस्तोरां के करीब से गुजरने के बाद वो बोली, हम पुराने यरूशलेम चलेंगे। वो एक तारीखी शहर है। वहाँ रवायती खाने मिलते हैं जो बहुत लजीज होते हैं, तुम्हें पसंद आएंगे। उन्होंने जाफा गेट के पास आकर गाड़ी रोक दी, फिर पैदल चलते हुए पुराने यरूशलेम में दाखिल हुए। वहाँ लोगों की अच्छी खासी भीड़ थी। औरतों और मर्दों ने कदीम तर्ज के लिबास पहने हुए थे और रेस्तोरां भी कदीम तर्ज के थे। उन्होंने एक जगह बैठकर खूब सैर होकर खाया। फिर पारस ने कहा, जब हम बैतुल मुकद्दस तक आ गए हैं तो हमें 2 रकात नमाज अदा करनी चाहिए। आओ, हम मस्जिद उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो बिन खत्ताब के सहन में नमाज अदा करेंगे। नहीं पारस, तुमने वादा किया था, हम आहिस्ता आहिस्ता अपने मुसलमान होने का ऐलान करेंगे। यहाँ मेरे और मेरे नाना के बहुत से शनासा हो सकती हैं। तुम चूंकि डॉन मूरस के रूप में नहीं हो, इसलिए तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। तुम मस्जिद में जा सकते हो लेकिन मैं नहीं जा सकती। अपने वादे के मुताबिक रफ्ता रफ्ता खुद को मुसलमान जाहिर करने के बाद मस्जिद में कदम रखूंगी। मैं इस मजबूरी को समझता हूँ। कोई बात नहीं, तुम कार में जाकर बैठो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। पारस मस्जिद की तरफ जाने लगा। वह थोड़ी देर तक खड़ी उसे देखती रही। जब वो नजरों से ओझल हो गया तो जल्दी से पलट गई। तेजी से चलती हुई जूस क्वार्टर्स की तरफ आई। मुख्तलिफ गलियों से गुजरती हुई सीना गूंज के सामने पहुंच गई। वो अपने दिल पर बहुत बड़ा बोझ महसूस कर रही थी। सर झुकाकर इबादतगाह में दाखिल हो गई। एक गोशे में पहुंचकर फर्श पर दोजानू होकर दीवार से सर टेक कर रोने लगी। फिर ज़ेरे लब कहने लगी, ए रब्बे मूसा, ए रब्बे अजीम, मुझे मुआफ़ कर दे। मैं इस मुसलमान को बहुत चाहती हूँ, इतना चाहती हूँ कि इसके बगैर जीने का तसव्वुर नहीं कर सकती। ये मेरे अंधे जज्बात सही, लेकिन मैं मज़हब के मामले में अंधी नहीं हूँ। मैंने अपना मज़हब नहीं छोड़ा, सिर्फ अपने चाहने वाले की दिलजोई की है। हमारी दुनिया में ऐसा होता है, मियाँ बीवी के मज़ाहिब अलग अलग होती हैं। इसके बावजूद वो सारी उम्र इज़्दवाजी ज़िंदगी गुजारते हैं, औलादें पैदा करते हैं और सोसाइटी में कोई उन पर उंगली नहीं उठाता। मैं भी इसी तरह ज़िंदगी गुजारूंगी। मैं पैदाइशी तौर पर यहूदी हूँ और मरते दम तक यहूदी रहूंगी। ए रब्बे मूसा, ए रब्बे अजीम, मुझे मुआफ़ कर दे। अपनी गलतियों पर एतराफ़ करने और दुआ मांगने के बाद उसे महसूस हुआ जैसे दिल का बोझ हल्का हो गया हो। वांसू पहुंचती हुई इबादतगाह से बाहर आई, फिर तेजी से चलती हुई जाफा गेट के बाहर अपनी कार के पास पहुंच गई। पारस भी ठीक उसी वक्त वहां आया था। उसने पूछा, तुम कहाँ गई थी? उसने घबरा कर देखा, फिर अपनी घबराहट पर काबू पाकर मुस्कुराते हुए बोली, बहुत दिनों बाद इधर आई हूँ, इसलिए कार में एक जगह बैठने की बजाय टहल रही थी। ये अर्ज़ मुकद्दस है।
इस जमीन के किसी भी हिस्से में कदम रखते जाओ और दुआ मांगते जाओ तो दुआ कबूल होती है और गलतियों की मुआफ़ी मिलती है। मैंने अपनी गलतियों की मुआफ़ी मांगी है और अपने दिली सुकून के लिए दुआ मांगी है और मैं समझती हूँ दुआ कबूल हो चुकी है और मैं खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रही हूँ। वो अपने मतलब की बात कर रही थी, लेकिन पारस उसके दिलो दिमाग में उतरकर मालूम नहीं कर सकता था कि उसका मतलब क्या है। वो होटल वापस आ गई और कमरे में बंद हो गई। नैन्सी बहुत खुश थी। उसे जिंदगी की ऐसी मुसर्रतें मिल रही थीं जिन्हें वो कभी दौलत से नहीं खरीद सकती थी। वो रात गुजर गई, दूसरा दिन आया। वो खूब हंसते बोलते हुए वक्त गुजार रहे थे। गुफ्तगू के दौरान एक आध बार नैन्सी ने पूछा, अगर मैं यहूदी रहती तो क्या फर्क पड़ता? क्या तुम्हारा इरादा डगमगा रहा है? वो जल्दी से बोली, ये बात नहीं है। अब तो मैंने तुम्हारा मजहब कबूल कर लिया है, लेकिन मैं सवाल कर रही हूँ, उसका जवाब दो। हम गैर मजहब की औरत से शादी नहीं कर सकते, ये तो कहने की बातें हैं। हमारी मौजूदा दुनिया में ऐसी हजारों मिसालें मिलेंगी कि मुसलमान दूसरे मज़ाहिब की औरतों से शादी करते हैं, उनसे बच्चे भी पैदा होते हैं और कोई उन पर उंगली नहीं उठाता। वो नाम के मुसलमान होती हैं। वो जवाब सुनकर मायूस हो जाती थी, सोचने लगती थी किस तरह उसे समझाए। इन दोनों को अपने अपने दीन पर कायम रहना चाहिए। एक बार उसने कहा, अब मेरी समझ में आ रहा है कि कल सुबह तुमने समुद्र के साहिल पर किस तरह उस काने दुश्मन को जहरीली सुई चुभोई थी। आखिर तुम क्यों इन बेचारे यहूदियों से इंतकाम ले रहे हो? माना कि तुम्हारी माँ के साथ ज्यादती हुई, मगर तुमने और तुम्हारे माँ बाप ने अच्छी तरह इंतकाम लिया है। अब ये इंतकाम का सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। तुम मेरे यहूदी दुश्मन की हमायत में बोल रही हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि बचपन से यहूदी रही हो, उसका असर अभी कायम रहेगा। तुम्हारी हमदर्दियां इनके साथ रहेंगी। ऐसा ना सोचो, ये सोचो कि मैं इंसानी हमदर्दी के तहत कह रही हूँ। अगर तुम इंसानी हमदर्दी के तहत कह रही हो तो मैं वादा करता हूँ कि अपना तीसरा चैलेंज पूरा करने के बाद फिर किसी से इंतकाम नहीं लूंगा। यानी तुम उसकी एक टांग जरूर काटोगे? हाँ, मैं जो कह देता हूँ उसे जरूर करता हूँ। वो सोच में पड़ गई। उसके चेहरे से परेशानी जाहिर हो रही थी। पारस ने पूछा, क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं नहीं चाहती यह सिलसिला दराज हो कि अपना तीसरा चैलेंज पूरा करने के बाद तुम ये मुल्क छोड़ दोगे, यहां से चले जाओगे। तुम ऐसे पूछ रही हो जैसे मैं तन्हा जाऊंगा और तुम मेरे साथ नहीं रहोगी। मैं अरबों डॉलर के कारोबार को और नाना को इस बुढ़ापे में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? तुम अगर जाओगे तो वक्ती जुदाई होगी, जब चाहोगे मेरे पास आ जाया करोगे। तुम अपनी जगह अपने तौर पर जिंदगी गुजारोगे, मैं अपनी जगह अपने तौर पर जिंदगी गुजारूंगी। यानी तुम कभी ऐलान नहीं करोगी कि तुमने इस्लाम कबूल किया है, तुम मुसलमान हो गई हो और एक मुसलमान के साथ इज़्दिवाजी जिंदगी गुजारी हो। वो टालने के लिए बोली, क्या बहस ले बैठी? हम इस मौजू पर फिर कभी बातें कर सकते हैं, कोई दूसरी बात करो। वो शाम तक मुख्तलिफ मुकामात पर तफरी के लिए जाते रहे। पारस सोचता रहा, मैंने नेकी करके क्या खोया क्या पाया। मैं तो इस लड़की की इज्जत रखना चाहता था, आज भी चाहता हूँ। ये इज्जत और आबरू के साथ मेरी शरीके हयात रहे। अगर ये अंदर से अभी तक यहूदी तो इसका मतलब है ये खुद गुनाह की मुर्तकिब हो रही है। मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया है। फिर दूसरा ख्याल उसके दिमाग में आता था, यहूदियत इसकी गुट्ठी में पड़ी है, इसे अपने लोगों से ज्यादा हमदर्दी है। अगर एक वारदात के बाद दूसरी वारदात हुई या किसी और तरह कोई और यहूदी हलाक हुआ, मुजाहिदों ने उसे गोली मार दी, तो नैन्सी यही इल्जाम देगी कि मैं इंतकाम ले रहा हूं। वो कब तक इस बात को बर्दाश्त करेगी? उसका यहूदी खून जोश मारेगा। वो किसी मौका पर मुझे कानूनी गिरफ्त में ला सकती है। नैन्सी, मैंने डॉन मूरस का मेकअप उतार दिया है। यहां से तिल अबैब तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। लोग तुमसे पूछेंगे डॉन मूरस कहाँ है, तो क्या जवाब दोगी? मैं बातें बना सकती हूँ। नाना से और अपने दूरो करीब के रिश्तेदारों से कह सकती हूँ कि फरहाद साहब ने तुम्हें ट्रैप किया और कहीं गायब कर दिया है। हम सब तुम्हें तलाश करते रहेंगे। तुम जहां रुपोश रहोगे वहां मैं चुपचाप आकर तुमसे मिलती रहूंगी। तुम अपना तीसरा चैलेंज पूरा कर लो तो यहां से फौरन चले जाना। वहां से असल डॉन मूरस को यहां भेज देना। उसे अच्छी तरह समझा देना कि वो सिर्फ ज़ाहिरी शौहर बनकर रहे, दरपर्दा मैं तुम्हारी बीवी बनकर होंगी। जब वो यहूदी डॉन मूरस तुम्हारे खानदान में आएगा तो तुम्हें ऐलान करने की जरूरत ही नहीं है कि तुमने इस्लाम कबूल कर लिया और तुम एक मुसलमान की बीवी हो। वो मुस्कुराकर बोली, यही तो मैं चाहती हूँ। क्या जरूरत है ऐलान करने की? मैंने दिल से तुम्हें कबूल किया है, तुम्हारे मजहब को कबूल किया है, तुम्हारी हर चीज को कबूल किया है। तुम्हें दुनिया वालों से क्या लेना है? पारस ने तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, मर्द खुद को बहुत ज़हीन, बहुत चालाक समझता है, लेकिन औरत के चक्कर में आ जाता है। वो होटल पहुंच गए। जब से वो अपने असली रूप में आया था, वो दोनों होटल में एक साथ नहीं जाते थे और ना ही एक साथ बाहर आते थे, क्योंकि नैन्सी होटल के रिकॉर्ड के मुताबिक डॉन मूरस के साथ आई थी, लिहाजा वो पहले होटल में गई। इसके थोड़ी देर बाद पारस दाखिल हुआ, लिफ्ट के जरिए 7वीं मंजिल पर पहुंचा। फिर अपने स्वीट के पास जाते जाते ठिठक गया। होटल के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। उसके खुले दरवाजे पर मारिया खड़ी हुई थी। उसे देखते ही दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसके अंदर जहरीला रिश्ता जोश मारने लगा।
उनके दरमियान काफी फासला था, इसके बावजूद दोनों की आंखों में जहरीली कशिश थी। दोनों एक दूसरे की जानिब खिंचे आ रहे थे। वो करीब आ गए। पारस ने हैरानी से पूछा, मारिया, तुम यहाँ कैसे पहुंच गई? उसने पारस के दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों से थाम लिया, फिर उल्टे कदमों चलते हुए उसे अपने साथ लिए हुए दरवाजे तक पहुंची। फिर बोली, मुझे तुम्हारे पापा ने बताया कि तुम यहाँ हो। वो ताज्जुब से बोला, पापा ने? नहीं, मैं नहीं मानता, ये कोई और चक्कर है। वो उसके साथ अंदर आई। दरवाजा बंद हो गया। उसने कहा, मैं दुनिया के चक्कर को नहीं समझती और ना ही समझना चाहती हूँ। लोग मुझे नागिन कहते हैं, ठीक ही कहते हैं। मैं अपने नाक का पीछा नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमसे बेवफाई की शिकायत भी नहीं करूंगी। मैं तो सिर्फ मोहब्बत करना जानती हूँ, और जो मेरी मोहब्बत को छीन लेने की कोशिश करे उसे डस लेना जानती हूँ। मैंने उस छीनने वाली हसीन बला को देख लिया है। मारिया, तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचाओगी। क्या वो मुझसे ज्यादा हसीन और दिलनशीन है? क्या वो बात काट कर बोला, नहीं मारिया, दुनिया की हसीन तरीन लड़कियां भी तुमसे ज्यादा पुरकशिश नहीं हो सकती। मैं नैन्सी को भी तुमसे कमतर नहीं कहूंगा, क्योंकि वो मेरी शरीके हयात है। मैं उसे तुम्हारी हयात से काट कर रख दूंगी। तुम्हारा ये इरादा मेरे कानों में खतरे की घंटी बजा रहा है। क्या तुम्हें मुझसे मिलने की खुशी नहीं है? उसकी आने वाली मौत का अफसोस है? ये तो मैं समझता हूं कि तुम फितरतन डस लोगी, किसी को मेरे करीब बर्दाश्त नहीं करोगी। लेकिन सोचने समझने की बात यह है कि तुम्हें मेरे करीब किसने पहुंचाया है? कह तो चुकी हूं, तुम्हारे पापा ने। मेरा ख्याल है पापा को मेरी यहां मौजूदगी का इल्म नहीं है। अगर है भी तो वो तुम्हें मेरे करीब नहीं आने देंगे। कभी ये नहीं चाहेंगे कि तुम्हारा जहर फिर मुझे नुकसान पहुंचाए। तुम्हारे पापा ऐसा नहीं समझते। मैं साबित कर सकती हूँ कि वो मेरा और तुम्हारा मिलाप चाहती हैं। कैसे साबित कर सकती हो? वो हंसते हुए बोली, अरे वो तो मेरे दिमाग में मौजूद हैं। पापा आप जरा। वो कहते कहते रुक गई। थोड़ी देर तक खला में तकती रही, फिर बोली, वो तो चले गए, अभी मेरे दिमाग में थे। पारस ने हंसते हुए कहा, मेरे पापा कभी मैदान छोड़कर नहीं जाते, जबकि वह तुम्हारे दिमाग से निकल भाग गए। तुम अफ्रीका के जंगल से मुहज्जब इंसानों की दुनिया में आई हो। रफ्ता रफ्ता मालूम होगा कि हमारी मुहज्जब दुनिया के इंसान जंगली दरिंदों से ज्यादा खतरनाक होते हैं। तुम्हारे दिमाग में मेरे पापा नहीं, हमारा एक दुश्मन आता है, और दुश्मन सिर्फ दुश्मनी के लिए आता है। वो खला में तकते हुए पुकारने लगी, तुम कौन हो, कहाँ हो, फिर मेरे दिमाग में आओ। अगर उसे आना होता तो वह भी ना जाता। उसका एक मकसद पूरा हो गया है। उसने तुम्हारे जरिए मुझे पहचान लिया है। उसे यह भी मालूम हो गया है कि मैं अब तक नैन्सी के साथ रहता आया हूं। पारस सोचने लगा, वो टेलीपैथी जानने वाला उसे पहचानने के बाद और क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है। उसे मालूम हो चुका है कि वो डॉन मूरस नहीं है। यह भी मालूम हो जाएगा कि नैन्सी वैसे तो यहूदी है, लेकिन पारस को एक मुसलमान की हैसियत से कबूल करती है। वो नैन्सी के दिमाग में पहुंचकर असली डॉन मूरस के मुतालिक मालूम करेगा। वो जहां भी पारस के साथ तन्हाई में वक्त गुजारने जाएगी, दानियाल को उस जगह का इल्म हो जाएगा। अब भी उसके लिए खतरा था। उसे मालूम हो चुका था पारस होटल में मारिया के पास है। वो उसे कत्ल कराने के लिए, गुंडों को या गिरफ्तार कराने के लिए कानून के मुहाफिजों को वहां पहुंचा सकता है। उसने मारिया के बाजू को पकड़कर कहा, तुम्हारी वजह से मेरे लिए खतरा बढ़ गया है। उस दुश्मन के अल्लाहकार किसी लम्हे भी मुझ पर हमला कर सकती हैं। मुझे यहां से भी जाना होगा। मैं बाद में तुमसे। वो बात काट कर बोली, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। अब तुम्हें तनहा नहीं छोड़ूंगी। होश की बातें करो, वो तुम्हारे जरिए फिर मुझ तक पहुंच जाएगा। मैं आइंदा कभी उसे दिमाग में नहीं आने दूंगी। मुझे डैडी ने बताया है, सांस रोकने से दिमाग में आने वाला वापस चला जाता है। वो मजबूर होकर बोला, अच्छी बात है, फौरन लिबास तब्दील करो। ये लिबास बहुत अच्छा है। बहस ना करो, अभी वो तुम्हारे दिमाग में था। उसे मालूम है तुमने किस रंग का और किस डिजाइन का लिबास पहना हुआ है। उसके आलाकार इस लिबास के जरिए तुम्हें पहचानेंगे और तुम्हारे जरिए मुझे। उसने अटैची से एक लिबास निकाला, फिर उसे लेकर बाथरूम में गई। पारस फौरन ही कमरे से निकला, फिर दौड़ते हुए लिफ्ट में पहुंचा। लिफ्ट के जरिए नीचे आया। होटल के बाहर एक टैक्सी ली। ड्राइवर से कहा, मुझे किसी सस्ते से होटल में पहुंचा दो। टैक्सी चल पड़ी। उसे मारिया को छोड़ देने का अफसोस था। दिल उसकी तरफ खिंचा जा रहा था, लेकिन वह दिमाग से काम ले रहा था। माँ बाप की निगरानी में मारिया की सेहत अच्छी हो गई थी। वो आम लड़कियों से मुख्तलिफ थी। उसका हुस्न और शबाब तिलिस्माती था। देखने वाले सहरज़दा हो जाते थे। तलाश करने वाले उसे आसानी से ढूंढकर पारस तक पहुंच सकते थे। टैक्सी वाले ने एक सस्ते से होटल तक पहुंचा दिया। उसने एक कमरा वहां हासिल किया, फिर फोन के जरिए नैन्सी से राब्ता कायम किया। नैन्सी ने पूछा, तुम कहाँ हो? मैं खुद को छुपाने की कोशिश में हूँ। वो टेलीपैथी जानने वाला मेरी असलियत मालूम कर चुका है। हो सकता है वो इस वक्त तुम्हारे दिमाग में रहकर हमारी बातें सुन रहा हो, इसलिए मैं अपना मौजूदा पता नहीं बताऊंगा। ओह गॉड, तुम कहते हो वो मेरे दिमाग में हो सकता है? तुमने तजस्सुस में मुब्तला कर दिया है। मैं बेचैनी महसूस कर रही हूँ। पता नहीं वो मेरे अंदर रहकर कैसी कैसी बातें मालूम कर रहा होगा। पारस, ऐसे वक्त मुझे तन्हा ना छोड़ो, मुझे अपने पास बुला लो। तुम ज़हीन हो, जहानत की बातें करो। मैं तुम्हें नहीं बुला सकता। हम जब भी मिलेंगे वो हमारी मुलाकात की जगह मालूम कर लेगा। क्या हम कभी नहीं मिल सकेंगे?
ऐसी बात नहीं है, मैं जल्द ही मुलाकात की तदबीर करूंगा। वो कुछ कहना चाहती थी, फिर चौंक कर बोली, कौन हो तुम? पारस ने पूछा, क्या ये बात मुझसे कह रही हो? नहीं पारस, मेरे कमरे में एक नौजवान लड़की घुस आई है। उसे फोन के जरिए मारिया की आवाज सुनाई दी। मेरी शिकायत ना करो पारस, मुझे जानता है, वो मेरा है, सिर्फ मेरा। मैं उसके पास जाने वाली किसी औरत को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी जिंदगी की भी चंद सांसें रह गई हैं। पारस ने कहा, नैन्सी, वो लड़की जहरीली है, उसके दांतों से बचकर रहना। उसे कहो मैं बात करना चाहता हूँ। फिर रिसीवर रखकर जरा दूर हो जाओ और उससे दूर ही रहने की कोशिश करती रहो। नैन्सी उसे सहमी हुई देख रही थी। उसने एक तरफ रिसीवर रखकर कहा, पारस तुमसे बात करना चाहता है। वो गुस्से से बोली, मैं उससे बात नहीं करूंगी, उससे पूछो वो मुझे धोखा देकर क्यों चला गया। नैन्सी ने रिसीवर उठाकर कहा, पारस ये गुस्से में है, तुम इसे धोखा देकर गए हो, ये तुमसे बात करना नहीं चाहती, इसे समझाओ। अचानक गुंडे मुझ पर हमला करने आ गए थे, मैं जान बचाकर निकल आया हूं। कहीं पनाह लेने के बाद इसे बुलाऊंगा। वो बोली, मेरे आने से तुम्हारे लिए खतरा है क्या? इस जहरीली लड़की के जरिए वो टेलीपैथी जानने वाला तुम्हारे पास नहीं पहुंचेगा। नैन्सी, वो जहरीली और हसास है, सोच की लहरों को दिमाग में महसूस करते ही सांस रोक लेती है। इसके जरिए कोई दुश्मन मुझे तलाश नहीं कर सकेगा। नैन्सी ने मारिया को समझाया कि पारस ने उसे धोखा नहीं दिया है, वो गुंडों से जान बचाने के लिए कहीं छुप रहा है। मारिया ने रिसीवर की तरफ हाथ बढ़ाया। नैन्सी जरा फासले पर रहकर उसे रिसीवर देते ही और दूर चली गई। मारिया ने पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? वो बोला, बिल्कुल सच कह रहा हूं। अगर तुम्हें धोखा देना होता तो नैन्सी को साथ लेकर वहां से जाता, मैं मौका पाते ही तुम्हें अपने पास बुलाऊंगा। अभी बताओ कहाँ हो, मैं आ रही हूं। क्या तुम अकल से काम नहीं लोगी? गुंडे कहीं छुपकर तुम्हारी भी निगरानी कर रहे होंगे, तुम आओगी तो वो भी तुम्हारे पीछे चले आएंगे। अगर तुमने मुझे ना बुलाया तो मैं तुम्हें कहाँ ढूंढती फिरूंगी। फॉर गॉड सेक पारस, मैं एक तवील इंतजार के बाद तुम्हारे पास आई हूं। तुम नहीं मिलोगे तो मैं पागल हो जाऊंगी, फिर ऐसे वक्त जो भी आएगा मैं उसे डस लिया करूंगी। प्लीज मारिया, नॉर्मल रहने की कोशिश करो। मैं तुमसे जरूर मिलूंगा, मगर चंद रोज तक सब्र तहम्मुल से इंतजार करती रहना। कोई गलत कदम ना उठाना। रिसीवर नैन्सी को दो और इस कमरे से चली जाओ। मेरे जाने के बाद तुम इस औरत से प्यार और मोहब्बत की बातें करोगे? इससे जो कहना है मेरे सामने कहो। अच्छी बात है, मैं कोई बात नहीं करूंगा, फोन बंद कर रहा हूं। तुम नैन्सी को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर फौरन कमरे से चली जाओ। पारस ने राब्ता खत्म कर दिया। मारिया ने 2-4 बार हेलो हेलो कहा, फिर उसने रिसीवर को क्रैडल से हटाकर रख दिया। नैन्सी को घूर कर देखने लगी। नैन्सी ने महसूस किया मारिया की आंखें उसे अपनी तरफ खींच रही हैं। उसने फौरन ही नजरें चुरा ली। उसका दिल खौफ से धड़क रहा था, वो पीछे हट रही थी। मारिया ने उसकी तरफ बढ़ते हुए घुरा कर कहा, वह तुमसे फोन पर बातें करना चाहता था, मुझे कमरे से बाहर जाने के लिए कह रहा था। तुमने उसे दीवाना बनाकर रखा है। मैं उसके लिए पेरिस गई, फिर लंदन में इंतजार करती रही। अब मालूम हुआ तुमने मेरी तरफ से उसका दिल फेर दिया है। नैन्सी उसे कतराते हुए बंद दरवाजे की तरफ जाना चाहती थी, लेकिन मारिया इस तरह घेर रही थी कि दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिल रहा था। एक मेज पर दूध से भरा हुआ गिलास रखा हुआ था। मारिया ने गिलास उठाकर 2-4 घूंट पिए, फिर उसे मेज पर रखते हुए बोली, अगर तुम इस गिलास का दूध पी लोगी तो मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगी, चुपचाप कमरे से चली जाऊंगी। नैन्सी ने गिलास की तरफ देखा। दूध की सफेदी हल्के सब्ज रंग में बदल गई थी। कोई मोटी अकल वाला भी समझ सकता था कि दूध जहरीला हो गया है। वो परेशान होकर बोली, तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो? मैं कानूनी तौर पर पारस की शरीक हयात हूं। अगर तुम उसे चाहती हो और मुझे बर्दाश्त नहीं करती हो तो पारस से कहो वो मुझे छोड़ दे, मैं कभी उसे नहीं छोड़ूंगी। उसकी बात खत्म होती मारिया दौड़ती उसकी तरफ आई। नैन्सी उछलकर दूसरी तरफ चली गई। वहां से दरवाजे की सिमत दौड़ने लगी। उससे और दरवाजे से सिर्फ 2 कदम का फासला रह गया था। मारिया उछलकर सामने आ गई, जैसे सांप फन उठाकर डसने के लिए मुंह मारता है, वैसे वो भी मुंह मारना चाहती थी। नैन्सी ने एक हाथ से ठोड़ी के नीचे उसके गले को दबोच लिया। वो उसके मुंह को अपने से दूर रखना चाहती थी। सुपेरे ठीक इसी तरह सांप को गर्दन से पकड़ती है। मारिया ने एक हाथ से उसके गिरेबान को और दूसरे हाथ से उसके रेशमी बालों को जकड़ लिया था। दोनों में जोर आजमाई होने लगी। मारिया उसे अपनी तरफ खींचना चाहती थी, इसके लिए जिस्मानी कुव्वत से काम ले रही थी। अपनी आंखों से सैर ज़्यादा करने के लिए कह रही थी, मुझे देखो, मेरी आंखों में देखो, तुम्हें देखना ही पड़ेगा। नैन्सी ने समझ लिया था वो उसकी आंखों में ना देखकर और उसके दांतों से खुद को बचाकर ही जिंदा रह सकती थी। वो ऐसे वक्त चीखें मारकर होटल वालों को बुला सकती थी, लेकिन इस तरह बात बढ़ जाती। मारिया गिरफ्तार होने के बाद पारस का जिक्र करती, फिर यह भेद खुल जाता कि यहूदियों को दुश्मन पारस इसी होटल में था और वो एक मुसलमान के साथ यहाँ रातें गुजारती थी। दूसरी तरफ पारस ने 10 मिनट तक इंतजार किया। उसे यकीन था मारिया चली गई होगी। उसने फिर रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए। दूसरी तरफ फोन के एंगेज होने की टोन सुनाई दे रही थी। उसने 2 मिनट के बाद फिर फोन किया। उधर मारिया ने रिसीवर क्रैडल से हटाकर रख दिया था। पारस ने जितनी बार फोन किया वही एंगेज की टोन सुनाई दी। उसने होटल का दूसरा नंबर डायल किया। ऑपरेटर से कहा, मैं डॉन मूरस हूँ, अपनी वाइफ से बात करना चाहता हूँ, लेकिन फोन एंगेज मिल रहा है।
आप जल्दी मालूम करके बताएं क्या मेरी वाइफ इस फोन पर किसी से गुफ्तगू कर रही है। ऑपरेटर ने होल्ड ऑन करने के लिए कहा। पारस परेशान हो रहा था। फोन पर राब्ता कायम ना होने से वो मारिया पर शुबा कर रहा था। ऑपरेटर की आवाज आई, जनाब इस फोन पर बात नहीं हो रही, शायद रिसीवर हटाकर रख दिया गया है, प्लीज मैनेजर से बात कराओ। मैनेजर से राब्ता कायम हुआ तो पारस ने कहा, 220 नंबर के स्वीट में मेरी वाइफ को कोई खतरा पेश आ रहा है, प्लीज एक लम्हा भी जाया किए बगैर आप अपने आदमी के साथ वहां पहुंचे। मैनेजर ने यकीन दिलाया कि वह भी जा रहे हैं। उधर मारिया ने एक झटके से अपनी गर्दन छुड़ा ली। नैन्सी ने स्कूल के ज़माने में जूडो कराटे सीखे थे, अगरचे इसकी प्रैक्टिस नहीं रही थी, ताहम उसने एक दाव आजमाया। तेजी से पलटकर मारिया को दाएं कूल्हे पर रखकर दूसरी तरफ फेंक दिया। उसके हलक से चीख निकल गई। वह सेंटर टेबल पर आकर गिरी, फिर वहां से फर्श पर पहुंच गई। नैन्सी ने कहा, मैं शोर मचाकर लोगों को मदद के लिए बुला सकती हूँ। अगर तुम्हें पारस से मोहब्बत है तो जरा सोचो, यहाँ मुझ पर जहरीला हमला करने के इल्जाम में गिरफ्तार हो जाओगी। हमारे झगड़े में पुलिस वालों के सामने पारस का नाम जरूर आएगा। यहाँ की पुलिस और फौज के जवानों को हुक्म दिया गया है कि पारस को देखते ही गोली मार दी जाए। क्या तुम मेरे साथ अपने महबूब को भी मारना चाहती हो? वो फर्श पर से झुंझलाकर उठी, फिर बोली, मेरे महबूब को मुझसे ना मौत छीन सकती है ना तुम छीन सकती हो। तुमने लड़ने के दावपेच सीखे हैं, मैं कसम खाती हूँ पारस की हिफाजत के लिए और तुम जैसी हसीन बलाओं से निमटने के लिए मैं भी फाइटिंग के तौर तरीके सीखूंगी। लेकिन ये ना समझो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। यानी तुम पारस को पुलिस वालों की नजरों में लाना चाहती हो? वह जवाबन कुछ कहना चाहती थी, फिर रुक गई। दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। मैनेजर कह रहा था, मादाम दरवाजा खोलिए, हमें फोन पर इतना मिली है कि आपको किसी किस्म का खतरा पेश आ रहा है। मारिया ने गुस्से से कहा, पारस तुम्हें इतना चाहता है कि फोन के जरिए तुम्हारी मदद के लिए आदमी भेज रहा है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नैन्सी ने एक गुलदान उठाकर कहा, तुम जिसके लिए मारना चाहती हो मैं उसके लिए जिंदा रहना चाहती हूँ। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। मैनेजर दरवाजा खोलने के लिए कह रहा था। नैन्सी ने कहा, मैं खोलने जा रही हूँ, तुमने हमला किया तो सर तोड़ दूंगी। वह मोहतात अंदाज में मारिया की जानिब देखती हुई दरवाजे के पास आई, फिर उसे खोल दिया। मैनेजर होटल के 4 मुलाजमों के साथ खड़ा हुआ था। उसने अंदर आते हुए पूछा, मादाम आप खैरियत से हैं? नैन्सी ने मारिया को देखा, फिर मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया, मैं खैरियत से हूँ। आपके शौहर ने तशवीश जाहिर की थी, बाय द वे ये लड़की कौन है? ये आपके होटल में क्या कर रही है? मुझसे दोस्ती करने आई है? अरे हाँ, मैं तो तुम्हारा नाम पूछना भूल गई, क्या नाम है तुम्हारा? मारिया ने समझ लिया था वो इतने लोगों की मौजूदगी में नैन्सी को अपने रास्ते से नहीं हटा सकेगी। पारस को रुपोश रखने की खातिर फिलहाल गुस्सा थूकना होगा। वो बड़ी मुश्किल से गुस्से पर काबू पाते हुए बोली, मेरा नाम मारिया है। नैन्सी ने मैनेजर से कहा, अभी मारिया ने आकर मुझे इतला दी है कि कुछ नामालूम गुंडे किस्म के लोग मेरे दरवाजे की तरफ आए थे। इस इतला से पहले भी मैं खतरा महसूस करती रही हूँ। प्लीज आप मेरी हिफाजत के लिए 2 आदमी यहाँ छोड़ दें, होटल का बिल भेजने में अदा करके चली जाऊंगी। फिर वो मारिया से मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए बोली, मुझे खुशी है कि तुमने खतरे से मुझे आगाह किया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रवानगी की तैयारी कर रही हूँ, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। वह मजबूरन उसे मुसाफा करके उस कमरे से बाहर चली गई। नैन्सी ने रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। मैनेजर ने उसके पास 2 मुलाजमों को छोड़ दिया। वो अपना सामान पैक करने लगी। थोड़ी देर बाद फोन की घंटी सुनाई दी। उसने रिसीवर उठाया। पारस ने पूछा, तुम खैरियत से हो? हाँ, तुम्हारी मोहब्बत और तवज्जो ने मुझे बचा लिया, वरना वह नागिन मुझे डस लेती। नैन्सी ने मारिया के मुतालिक बताया, फिर कहा, मैं तेल अबैब में तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करूंगी। वादा करो सुबह शाम मुझसे रब्ता रखोगे। अब तुम्हारी फ़ोन कॉल्स चेक की जाएंगी। मैं फैक्ट्री के गाहक की हैसियत से आवाज़ बदल कर बात करूंगा। अभी तुम्हारे दिमाग में डैनी दानियाल हो सकता है, मैं बाद में मखसूस कोड वर्ड्स मुकर्रर करूंगा। मैंने मारिया को समझाया है, तुम भी समझाओ ताकि वो बाद में मेरा पीछा ना करे। मैं उसे समझाऊंगा। तुम अभी ग्रैंड पापा से फ़ोन पर बात करो और उन्हें बताओ कि मिस्टर फरहाद ने तुम्हारे डॉन मूरस को अगवा कर लिया है। तुम तनहा तिल अबैब आ रही हो। पारस तुम्हें छोड़कर जाते हुए दिल डूब रहा है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकूंगी। तुम किसी तरह छुपकर मेरे पास आओगे ना? जरूर आऊंगा। राब्ता खत्म हो गया। पारस फोन के पास बैठा थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर रिसीवर उठाकर होटल के नंबर डायल किए। ऑपरेटर से कहा, मैं कमरा नंबर 212 में मारिया से बात करना चाहता हूँ। चंद सेकंड के बाद ऑपरेटर ने कहा, कमरे में घंटी बज रही है मगर कोई अटेंड नहीं कर रहा। पारस ने रिसीवर रख दिया। सोचने लगा, क्या वो कमरे से बाहर चली गई है? लेकिन वो कहाँ जा सकती है? उसने फिर नैन्सी से रब्ता कायम किया। वो अपने सामान के साथ कमरे से निकल रही थी। फोन की घंटी सुनकर रुक गई। रिसीवर उठाया तो पारस की आवाज़ सुनकर खुश हो गई। कहने लगी, तुम बार बार याद करते हो तो मुझे फख्र भी होता है और खुशी भी होती है। जब तक तुम तेल लबैब खैरियत से नहीं पहुंचोगी मुझे इत्मीनान नहीं होगा। अभी मैं मारिया से फ़ोन पर बात करना चाहता था, वो कमरे में नहीं है। वो होटल से बाहर कहीं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। मैं मोहतात रहूंगी। मेरे ग्रैंड पापा बड़े असर और रसूख के मालिक हैं। मैं यहाँ से पुलिस स्टेशन जाऊंगी, वहां से 2 सिपाहियों को अपने साथ तेल अबैब ले जाऊंगी। फिर तो मैं मुतमईन रहूंगा। 3 घंटे बाद तुम तेल अबैब में अपने बेडरूम के अंदर रहना।
मैं तुम्हारे पर्सनल फ़ोन पर बात करूंगा। पारस ने उसे राब्ता ख़त्म करके फिर मारिया तक पहुंचना चाहा। उसका ख्याल था शायद वो बाथरूम में थी, अब कमरे में आ गई हो। ऑपरेटर ने कहा, जनाब। फिर उसी तरह घंटी बज रही है, कोई अटेंड करने वाला नहीं है। वो परेशान होकर सोचने लगा, मारिया कहाँ जा सकती है। वो दो औरतों के दरमियान उलझ कर रह गया था, जबकि और कई तरह की एहतियाती तदाबीर ज़रूरी थी। अपने असली रूप में आने के बाद उसे आर्जी मेकअप करना था, क्योंकि उसका असली चेहरा वहाँ की इंटेलिजेंस, पुलिस और फौज वाले सभी पहचानते थे। रेडीमेड मेकअप खरीदने के लिए बाजार जाना भी ज़रूरी था। वह थोड़ी देर तक टहलता रहा, फिर इस फैसले पर पहुंचा कि नैन्सी सिपाहियों के पास जा रही है, खतरे की बात नहीं है, उसे बाजार जाकर ज़रूरी सामान खरीदना चाहिए। उसने कमरे की एक लाइट ऑफ की, दूसरी ऑन रहने दी। फिर बाहर जाने के लिए जैसे ही दरवाज़ा खोला, वो बुलाए नागहानी की तरह सामने नजर आई। वह हैरानी से बोला, तुम यहाँ कैसे पहुंच गई? मारिया मुस्कुराते हुए उसके पास से गुजरती हुई कमरे में आई, फिर बोली, बाज हालात में दोस्त से बेहतर दुश्मन होता है। दोस्त साथ छोड़ देता है, दुश्मन मंजिल तक पहुंचा देता है। दुश्मन अपने फायदे के लिए तुम्हें मुझ तक पहुंचा रहा है। मैं नहीं जानती किसे क्या फायदा पहुंच रहा है, मैं अपना फायदा देख रही हूं। अगर तुम चाहते हो कि मैं उसे दिमाग में जगह ना दूं तो मुझे हमेशा अपने साथ रखा करो। मैं मालूम करना चाहता हूं उसने मेरा मौजूदा पता कैसे मालूम किया। मारिया के मुंह से भराई हुई आवाज निकली, मैं डैनी दानियाल बोल रहा हूं। तुम जिस होटल से निकल कर आए हो, मैं वहां के एक मुलाजिम को ट्रैप करके तुम्हारा ताकुब करता रहा। यरूशलेम में चंद सफाक कातिल हैं, मैं उन्हें भी यहां पहुंचा सकता हूं, लेकिन मैं जल्दबाज नहीं हूं। तुम्हें सोचने समझने और अपना बचाव करने की मोहलत दे रहा हूं। पारस ने कहा, अपने घर का एक फर्द भी कमजोर हो तो दुश्मन उसके जरिए चारों तरफ जाल बिछा देते हैं। मारिया की दीवानगी ने तुम्हें यह मौका दिया है। तुमने दूर दूर तक जाल बिछाया होगा। इस होटल के बाहर ना जाने तुम्हारे कितने जासूस मेरी ताक में होंगे। तुम अपने तौर पर ऐसा सोच सकते हो, क्योंकि इन हालात में ऐसा ही होता है। मैं 2 दिन से तुम्हारे पीछे हूं। पहले यकीन करना चाहता था कि डॉन मूरस ही पारस है, इसलिए मैंने मारिया को तुम्हारे पास पहुंचाया। मैं इतनी देर में ऐसे जबरदस्त इंतजाम कर सकता था कि फरहाद साहब और दूसरे टेलीपैथी जानने वाले तुम्हारी मदद को नहीं पहुंच सकते थे। मेरा कोई भी आला कार अभी इसी लम्हे कहीं से छुपकर फायरिंग के जरिए तुम्हें जख्मी कर सकता है और मुझे तुम्हारे दिमाग में पहुंचा सकता है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो फिर ये क्या करते फिर रहे हो? मैं तुम्हारी हसरत पूरी करना चाहता हूं। तुम और तुम्हारे वालदैन, हम टेलीपैथी जानने वालों को ढूंढ ढांड कर मार डालना चाहती हैं। मैं तुम्हें ढूंढने की जहमत नहीं दूंगा, खुद तुम्हारे सामने आऊंगा। बोलो, आ जाऊं। पारस ने मारिया को देखा, फिर कहा, तुम इसके दिमाग में हो पता नहीं। मेरे रूबरू आने में कितनी देर लगाओगे? बहरहाल जब चाहो आ जाओ, मैं खुशामदीद कहता हूं। उसने मारिया के जरिए कहका लगाया, फिर कहा, यह देखो, मैं इसके दिमाग से उधर गया और इधर तुम्हारे रूबरू आ गया। बात खत्म होते ही कमरे का दरवाजा खुला। पारस के सामने एक कद्दे-आवर उधेड़ उम्र शख्स खड़ा हुआ था। उसके हाथ में एक रिवॉल्वर था और रिवॉल्वर का रुख पारस की तरफ था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैदान मेरे हाथ में है, सिर्फ एक गोली चलेगी और किस्सा तमाम हो जाएगा। लेकिन मैं पहले ही कह चुका हूं कि जल्दबाज नहीं हूं, तुम्हें सोचने समझने और अपना बचाव करने की मोहलत दे रहा हूं। वाकई मैदान उसके हाथ में था, बचाव की कोई सूरत नहीं थी। मारिया तड़पकर पारस के सामने आई, फिर उसकी गर्दन में बाहें डालकर बोली, पारस, तुम्हारी बात देर से समझ में आई है। दुश्मन फिर दुश्मन होता है, उसके सहारे मंजिल तक नहीं पहुंचना चाहिए। मुझसे बड़ी नादानी हुई, लेकिन मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती। पहली गोली मेरी तरफ आएगी। मेरे जिस्म की दीवार गिरने तक अपने बचाव की तदबीर सोच लो। डैनी दानियाल ने मुस्कुराते हुए रिवॉल्वर के सेफ्टी कैच को हटाया। उसकी उंगली ट्राइगर पर तैयार थी। पारस ने मौत को सामने देखकर आसानी से जिंदगी को रुखसत करना नहीं सीखा था। वह रिवॉल्वर के सामने रोमाना और पोमी की बाजीगरी के करतब दिखाकर बचाव कर सकता था। पोमी ने दोनों भाइयों को जिम्नास्टिक की थका देने वाली मशकें कराई थीं। वो डैनी दानियाल के रिवॉल्वर के सामने यही तमाशा दिखाने वाला था। ऐसे ही वक्त मारिया आकर उसे लिपट गई थी। अपनी दानिश में महबूब के लिए ढाल बन गई थी और ये मोहब्बत और कुर्बानी का जज्बा पारस को महंगा पड़ रहा था। वो मारिया के चेहरे पर झुककर सरगोशी में बोला, प्लीज मेरे पास से फौरन हट जाओ, दूर चली जाओ। मैं ऐसे हथियारों से बचने के तरीके जानता हूं। वो और ज्यादा कंबल हो गई, इनकार में सर हिलाकर बोली, मैं नहीं हटूंगी। इस दुश्मन को मैं लाई हूं, ये मेरी लाश पर से गुजर कर ही तुम्हारे पास पहुंचेगा। मुझे सजा पाने दो, मैंने बहुत बड़ी नादानी की है। तुम अब भी नादानी कर रही हो। प्लीज मेरे पास से हट जाओ। ये कहते उसने जोर से धक्का दिया। वो पीछे की तरफ लड़खड़ाती हुई गई। डैनी दानियाल ने उसके गिरने से पहले ही एक हाथ से उसे संभाल लिया, फिर कहा, पारस, हम जानते हैं तुम दोनों भाइयों को जबरदस्त ट्रेनिंग दी गई है। मैं तुम्हारे बचने से पहले ही मानता हूं कि मेरे रिवॉल्वर की गोलियां तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। लेकिन मारिया के मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है?
उसने मारिया को दानियाल की गिरफ्त में देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हें जो करना है कर गुजरो, मैं अपनी जगह तैयार हूं। डैनी दानियाल ने ट्राइगर से उंगली हटाकर कहा, ये देखो, मैंने ट्राइगर से उंगली हटा दी और सेफ्टी कैच को भी फिर उसी जगह ला रहा हूं। ये रिवॉल्वर लॉक हो चुका है, अब गोली नहीं चलेगी। वाकई उसने रिवॉल्वर को लॉक कर दिया, फिर कहा, इसे कैच करो। उसने रिवॉल्वर को पारस की तरफ उछाला। पारस ने उसे कैच किया, उसके चैम्बर को देखा, उसमें 6 गोलियां मौजूद थी। फिर उसने दुश्मन को हैरानी से देखते हुए पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? वो हंसता हुआ एक तरफ गया, फिर एक कुर्सी पर आराम से बैठकर बोला, मैं शतरंज का खिलाड़ी हूं। जब मेरे और मुकाबिल के मोहरे पिटने लगते हैं तो मैं गौर करता हूं, ये कैसे पिट गए, क्यों पिट गए। पारस ने कहा, बात मुख्तसर करो। वो बोला, किसी बात को मुख्तलिफ मिसालों से और दूसरे हवालों से समझना चाहिए। मैं इसी तरह समझते हुए इस नतीजे पर पहुंचा कि फरहाद साहब से दुश्मनी करने वाला हराम मौत मरता है। हमने तुम्हारे बाप के मुकाबले में बड़े बड़े शहजोरों और गैर मामूली सलाहियतें रखने वालों का गुरूर खाक में मिलते देखा है। मैं काफ़ी वसी ज़राए का मालिक हूँ। इसराइल में इतनी ताकत हासिल कर चुका हूँ कि किसी दिन भी मौजूदा हुकूमत का तख्ता उलट सकता हूँ। लेकिन टेलीपैथिक इल्म हासिल करने के बाद मैंने दिल में अहद किया था कि सारी दुनिया से टकरा जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे बाप से और तुम्हारे खानदान के किसी फर्द से छेड़ नहीं करूंगा, बल्कि अपनी जहानत और हिकमत अमली से तुम लोगों का एतमाद हासिल करूंगा। वो कुर्सी से उठकर बोला, अगर आज मुझे एतमाद हासिल करने में नाकामी हुई है तो तुम्हारे हाथ में भरा हुआ रिवॉल्वर है। मुझे दुश्मन समझकर गोली मार दो, तुम लोगों के मंसूबे के मुताबिक इस दुनिया से एक टेलीपैथी जानने वाला कम हो जाएगा। पारस ने रिवॉल्वर को एक तरफ फेंकते हुए कहा, वाकई तुम जब चाहते जहां चाहते छुपकर गोली मार सकते थे। तुम पर मेरे कत्ल का इल्जाम आयद ना होता, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। मेरा और मेरे वालिदैन का एतमाद हासिल करने के लिए तुमने ज़बरदस्त ड्रामा प्ले किया है। मैं मालूम करना चाहूंगा तुम हमारा एतमाद क्यों हासिल करना चाहते हो। मैं अभी कह चुका हूं, दूसरों की तरह हराम मौत मरना नहीं चाहता। ये जिंदगी एक ही बार मिलती है और मैं तबई उम्र तक जिंदा रहना चाहता हूं। मिस्टर दानियाल, मैंने तुम्हारे सामने भरा हुआ रिवॉल्वर फेंक दिया। इसका मतलब है आज से हमारे खानदान का कोई फर्द तुम्हारा जानी दुश्मन नहीं होगा। इसके लिए सिर्फ एक शर्त है, तुम्हारा कोई अमल हमारे खिलाफ ना हो। मैं अपने अमल से साबित कर दूंगा कि तुम लोगों का वफादार दोस्त हूं। दोस्ती का लफ्ज़ यहूदियों की जुबान पर आकर गाली बन जाता है। मेरे वालिदैन ने बारहा तुम्हारी कौम से दोस्ती की कोशिशें की और हर बार नाकाम रहे। मैंने शीबा मम्मी की मौत के बाद अहद किया था कि तुम लोग जलती हुई आग के शोलों से गुजरकर भी यकीन दिलाना चाहोगे तो मैं अपनी माँ की दुश्मन कौम पर एतमाद नहीं करूंगा। हम तुम्हारे अच्छे अमल के जवाब में अच्छा अमल पेश करेंगे, जैसा कि अभी मैं कर रहा हूं। तुमने मेरी जान नहीं ली, मैंने भी भरा हुआ रिवॉल्वर फेंक दिया। आज से हमारे खानदान का हर फर्द तुम्हारे बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन हम में से कोई तुम पर एतमाद नहीं करेगा और ना ही कभी दोस्ती करेगा। पारस, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। क्या तुम्हारी शीबा मम्मी यहूदी नहीं थी? वो तुम्हारे बाप से सच्ची मोहब्बत करती थी और हमेशा अपनी कौम से दूर रहकर तुम लोगों का साथ देती थी। मेरी मम्मी लाखों में एक थी और लाखों यहूदियों में से किसी एक अच्छे और सच्चे दोस्त को पहचानना बहुत मुश्किल है। वक्त के साथ साथ पहचान हो जाती है। इब्तदा में तुम लोगों ने शीबा पर मुकम्मल एतमाद नहीं किया था। उसने खुद ही अपने हुस्ने अमल से एतमाद हासिल किया और यही मैं करूंगा। ठीक है, जब वो वक्त आएगा तो हम तुम्हें सारंकों पर बिठाएंगे। मैं आज ही से, बल्कि इसी लम्हे से तुम्हारे काम आऊंगा। तुमने अपनी मम्मी के गुनाहगार की एक आंख फोड़ दी, उसका एक हाथ कटवा दिया। तुम्हारी कसम के मुताबिक एक टांग बाकी रह गई है। इसके लिए मैं टेलीपैथी के जरिए तुम्हारा रास्ता आसान बनाऊं? पारस ने इनकार में हाथ हिलाते हुए उसकी बात काटकर कहा, तुम भूल रहे हो, मेरे वालिदैन, मेरे अंकल आर्मर और मेरी बीवी जोजो सभी टेलीपैथी जानती हैं, लेकिन मैं किसी का ताबुन हासिल नहीं करता। तुम कोई दूसरी बात करो। फिर उसने फ्रांसीसी जुबान में पूछा, क्या तुम ये जुबान जानते हो? डैनी दानियाल ने उसी जुबान में जवाब दिया, हाँ मैं जानता हूँ, फरमाइए कोई हुक्म। मैं हुक्म देने वाला हाकिम नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ तुमने हमारा एतमाद हासिल करने के लिए जो गलत काम किया है उसे दुरुस्त कर लो। मारिया भी इस काबिल नहीं है कि हमारी दुनिया को पूरी तरह समझ सके। ये अपने वालिदैन के साय में बहुत कुछ सीख रही थी। अरे हाँ, मैं ये पूछना भूल गया, क्या ये तन्हा यहाँ आई है? इसके वालिदैन भी आए हैं। पारस ने कहा, अब ये मेरे साथ रहेगी। तुम इसके वालिदैन को कल सुबह यहाँ भेज देना, वो इसे समझा मनाकर वापस ले जाएंगे। ये काम कल सुबह हो जाएगा। मेरा ख्याल है आप अपना असली चेहरा छुपाना चाहेंगे। मारिया थोड़ी देर तक दोनों को बारी बारी देखती रही, फिर बोली, तुम लोग शायद फ्रांसीसी जुबान बोल रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। क्या मुझसे कुछ छुपा रहे हो? पारस ने कहा, तुम तो मेरी अपनी हो, भला तुमसे क्या छुपाया जा सकता है? मैं मालूम करना चाहता था मिस्टर दानियाल फ्रांसीसी जानते हैं या नहीं। दानियाल ने कहा, मारिया को उलझन हो रही है, लिहाजा अब हम अपनी जुबान में बोल रहे हैं। वो खुश हो गई। दानियाल ने पूछा, तुम आर्जी में कप चाहते हो या पायदार? इसका फैसला सुबह होगा। मारिया थक गई है, शायद आराम करेगी। दानियाल ने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, अच्छा मैं चलता हूँ।
पारस ने कहा, आओ मैं तुम्हें बाहर तक छोड़कर आता हूँ। मारिया ने कहा, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी साथ चलूंगी। पारस ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें छोड़कर फिर भाग जाऊंगा? भाई, मैं इस दरवाजे के बाहर तक जाऊंगा, तुम यहां से मुझे देख सकती हो। दानियाल ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे बाहर तक छोड़ने का तकल्लुफ ना करो, मारिया के साथ रहो। पारस बाहर जाकर एक जरूरी बात करना चाहता था। जब इसका मौका ना मिला तो उसने दानियाल से मुसाफिया करते हुए फ्रांसीसी जुबान में कहा, थोड़ी देर बाद मेरे दिमाग में जरूर आना। वो बोला, जरूर आऊंगा, ये मेरी खुशनसीबी होगी। मारिया ने आंखें झुकाकर कहा, फिर वही अजनबी जुबान बोल रहे हो? पारस ने कहा, सॉरी, मैं बचपन से पेरिस में रहा हूं, कभी कभी बेख्तियार ये जुबान बोलने लगता हूं, अब नहीं बोलूंगा। दानियाल चला गया। पारस ने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। उसे यकीन था कि वादे के मुताबिक दानियाल दिमाग में जरूर आएगा। फिर ऐसा ही हुआ। कुछ देर बाद डैनी दानियाल ने उसके दिमाग में आकर कहा, सांस ना रोकना, मैं दानियाल हूं। पारस ने कहा, मैं डॉन मूरस के मेकअप में नैन्सी के साथ रहना चाहता हूं। क्या तुम प्लास्टिक सर्जरी कराना चाहते हो? अब इसकी जरूरत नहीं रही, मैं आर्जी मेकअप में जाऊंगा तो कोई शुबा नहीं करेगा। असल खतरा तुम्हारी तरफ से था जो अब नहीं रहा। मुझे खुशी है कि तुम इस हद तक एतमाद कर रहे हो। कल मेकअप का सामान पहुंच जाएगा। क्या तुम मेरी आवाज बनाकर बोल सकते हो? जी हाँ, मैंने आवाज बदलने की मशक की है। तुम पारस बनकर नैन्सी से फोन पर बात करो, उसे बताओ कि मैं डॉन मूरस के मेकअप में कल दोपहर या शाम तक उसके पास आऊंगा। वो अपने नाना से कह दे कि फरहाद साहब डॉन मूरस को अगवा करने के बाद रिहा कर रहे हैं। मैं अभी फोन पर बात करूंगा और आपको नैन्सी की खैरियत से आगाह करूंगा। वो चला गया। पारस ने मारिया से कहा, तुम मुहज्जब इंसानों की दुनिया में आकर अपने अंदर क्या कमी महसूस करती हो? मैं तुम्हारे अंदर मोहब्बत और वफा की कमी महसूस कर रही हूँ। मैं अपनी नहीं, तुम्हारी बात पूछ रहा हूँ। मैं भी यही पूछ रही हूँ, मुझ में किस बात की कमी है कि तुम नैन्सी के दीवाने बन गए हो? वो मेरी शरीके हयात है, मैं क्यों नहीं हूँ? मेरे साथ जिंदगी गुजारने के लिए तुम्हें बहुत से इल्म हुनर सीखने की जरूरत है। यहाँ कदम कदम पर मेरे दुश्मन हैं, वो तुम्हें ट्रैप करेंगे, जैसा कि अभी दानियाल ने किया था। वो जल्दी से बोली, हाँ, जैसे वो नैन्सी भी कर रही है। मुझे लड़ने का फन आता तो आज भी मुझसे बच कर न जाती। मैं तुम्हें समझाता कुछ और हूं, तुम समझती कुछ और हो। आखिर नैन्सी के पीछे क्यों पड़ गई हो? मैं किसी औरत को तुम्हारे करीब बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम इस दुनिया की तहजीब, कायदे कानून, रस्म और रिवाज और कानूनी फैसलों को तस्लीम करना नहीं जानती हो। तुम्हें यह सब कुछ जानने और सीखने की जरूरत है। कानूनी तौर पर नैन्सी मेरी शरीके हयात है, तुम्हें इसे तस्लीम करना चाहिए। मैं चाहता हूं तुम अपने वालिदैन के साए में रहकर ज्यादा से ज्यादा इल्म और हुनर हासिल करो। जब तुम दुश्मनों से बचाव के तरीके समझ लोगी, मियाँ बीवी के रिश्ते को समझने लगोगी और नैन्सी से इंतकाम लेने का ख्याल दिल से निकाल दोगी, तो मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारूंगा। मैं तुम्हें छोड़कर वालिदैन के साथ नहीं रहूंगी। मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए नैन्सी को बर्दाश्त कर लूंगी, उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। वो परेशान होकर बोला, बात सिर्फ नैन्सी की नहीं है, मेरी बातों को समझो। तुम्हें ज्यादा से ज्यादा इल्म और हुनर सीखना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ रहकर सीख लूंगी। मेरा कोई घर नहीं है, सोने जागने, खाने और पीने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं। बहुत कुछ सीखने के लिए कोई मखसूस ठिकाना, वक्त की पाबंदी, तवज्जो और लगन की ज़रूरत होती है। मैं कुछ नहीं सीखूंगी, मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो फिर साफ साफ सुन लो, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। मैं दुश्मनों को मौका नहीं दूंगा कि वो तुम्हें बार बार ट्रैप करके मुझे कमज़ोर बनाते रहें। उसकी आंखें भीगने लगीं, दिल टूट रहा था। वो टूटी हुई आवाज़ में बोली, क्या तुम्हारी दुनिया में मोहब्बत का यही सिला मिलता है? यह भी मोहब्बत का एक अंदाज है। मैं तुम्हारी सलामती और मोहब्बत के लिए तुम्हें छोड़ दूंगा, दूर रहकर तुम्हारे लिए तड़पता रहूंगा। मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं तुम इसका अंदाजा नहीं कर सकती। रात गुजरने लगी, सुबह होने लगी। पारस ने कहा, तुम्हें समझाते समझाते सुबह हो गई, खुदा के लिए मेरी बात मान लो, मोहब्बत से रुखसत हो जाओ। जब तुम अरजाना और पोमी आंटी की तरह नाकाबिले शिकस्त बनकर मिलोगी तो मैं तुम्हें खुद से जुदा नहीं होने दूंगा। वो पारस के बाएं हाथ को चूम रही थी। उसने हथेली की पुश्त को भी प्यार किया, फिर अचानक ही अपने दांत वहां पेवस्त कर दिए। पारस के मुंह से हल्की सी कराह निकली। कोई और होता तो चीख मारकर गिरता और एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाता, मगर मारिया के जहर से उसकी आशनाई थी। वो जहर तेज नशे की तरह दिलो दिमाग पर छा जाता था। सारी दुनिया मस्ती में झूमती और घूमती हुई दिखाई देती थी। पेरिस में डॉक्टर ने उसे जहर से निजात दिलाने की कोशिशें की थीं। वो बड़ी हद तक कामयाब रहे थे। उनका बयान था कि बाकी मांदा जहर रफ्ता रफ्ता जिस्म से खारिज हो जाएगा। लेकिन मारिया फिर उसकी जिंदगी में आ गई थी और बड़े प्यार से जहर की सौगात पेश कर रही थी। वह नशे में झूमते हुए बोला, आह, तुम कहाँ गुम हो गई थी? ये नशीली मोहब्बत तुमने कहाँ छुपा रखी थी? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, अब मुझे छोड़कर कभी ना जाना। वो उसे बिस्तर पर आराम से लिटाते हुए बोली, अब तो मैं जाऊंगी और छुप छुप कर अपना जहर तुम्हें पहुंचाती रहूंगी। फिर तुम सचमुच मेरे बगैर नहीं रह सकोगे। तुम दुनिया की सारी मसरूफियात छोड़कर और मोहब्बत के सारे रिश्ते तोड़कर मुझे तलाश करोगे।
अब तक तुम आगे आगे थे, मैं पीछे पीछे आ रही थी। आज के बाद मैं आगे रहूंगी, तुम पीछे पीछे आओगे। पारस की आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही थी। वो उसके पास से उठते हुए बोली, सो जाओ मेरे महबूब, सो जाओ। आज से तुम्हारी नींद और तुम्हारी बेदारी सब मेरे लिए होगी। वो उल्टे कदमों चलती हुई दरवाजे तक आई, फिर दरवाज़ा खोलकर चली गई। हमारे बच्चों के साथ एक दिन ये होना ही था। हमने दोनों पारस को फौलाद और नाकाबिले शिकस्त बनाया था। वो अपनी जहानत और सलाहियतों से कामयाबियां हासिल करते जा रहे थे, लेकिन तकदीर का मजाज हमेशा यकसा नहीं रहता। खुशकिस्मती और बदकिस्मती का चक्कर तो चलता ही रहता है। बदकिस्मती से पारस तोम दुश्मनों के चक्कर में आ गया। टेलीपैथी जानने वाले लॉरेंस डिकूजा ने उसके दिमाग में जगह बना ली थी और ये मालूम कर चुका था कि वो डमी नहीं बल्कि असली पारस तोम है। बहरी जहाज के कैबिन में पारस जख्मी पड़ा हुआ था। मैंने जिस आलाकार के जरिए लॉरेंस डिकूजा पर गोली चलाई थी, उसके दिमाग में मुझे जगह मिल गई, लेकिन उसकी सोच पढ़कर मायूसी हुई थी। वो असली लॉरेंस डिकूजा नहीं था। असल दुश्मन अब भी कहीं छुपा बैठा था। मैंने पारस तोम के पास आकर कहा, तुम हमारी सोच की लहरों को महसूस नहीं कर रहे हो। इसका मतलब है लॉरेंस डिकूजा भी तुम्हारे दिमाग में मौजूद है और तुम्हारी असलियत मालूम कर चुका है। हाँ, ये बुरा हुआ, लेकिन डिकूजा के लिए भी अच्छा नहीं हुआ। अभी आपने किसी आलाकार के जरिए उसे जख्मी किया है। आपने उसके दिमाग में जगह बना ली होगी। बेटे, वो लॉरेंस डिकूजा की डमी है, असली शिकार अभी हाथ नहीं आया। यानी मैं जाल में फंस गया हूं? हाँ, दुश्मन जानते कि तुम हमारी जान हो। वो तुम्हें कैदी बनाकर मुझे ब्लैकमेल करेंगे और हमसे अपनी अहम शराइत मनवाएंगे। पापा, क्या आप मेरी खातिर कमज़ोर पड़ जाएंगे? मैं हालात के मुताबिक अमल करूंगा, लेकिन तुम्हारी माँ को समझाना मुश्किल है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप मामा को मेरे हालात ना बताएं। वो मुझे दुश्मन की कैद में देखकर उनकी उल्टी सीधी शर्तें मान लेंगी। मैं अभी तुम्हारी मामा के पास जाकर कहूंगा, तुम बदस्तूर सांस रोक लेते हो, हमें तुम्हारे दिमाग में जगह नहीं मिलती। वो पहले भी बारहा कोशिशें कर चुकी है, लिहाजा मेरी बात को सच मान लेंगी। आप अभी जाकर उन्हें यही बात कह दें। ऐसा ना हो कि वो यहाँ पहुँच जाएं। मैं बेटे को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। वहाँ हमारी तवक्को के खिलाफ किसी वक्त भी कुछ हो सकता था, लेकिन रसवंती को मसलियतन बेटे से दूर रखना भी ज़रूरी था। मैंने उसे मुखातिब किया। वो बोली, क्या हुआ, मेरा बेटा खैरियत से है ना? मैंने कहा, मैं खैरियत कैसे मालूम करूं, वो सांस रोक लेता है। वो बोली, लेकिन अभी जनाब शेख साहब ने कहा था तुम पारस के पास जा सकते हो, तुम्हें उसका सुराग मिल जाएगा। उन्होंने दुरुस्त कहा था। मुझे इस हद तक मालूम हुआ है कि वो एक बहरी जहाज़ में है। मैं और मालूमात हासिल करने की कोशिश करता हूँ कि वो जहाज़ में क्या करता फिर रहा है। तुम अपनी जगह इत्मीनान से रहो, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हारे पास आऊँगा। मैं ऐसा कहते वक्त उसके दिमाग को पढ़ रहा था। उसकी दूसरी सोच कह रही थी, ये झूठ है, सरासर झूठ है। मेरा बच्चा किसी मुसीबत में है, मुझे उसके दिमाग में जगह मिल सकती है। मैंने ताज्जुब से पूछा, रसवंती, ये क्या सोच रही हो? क्या तुम समझती हो मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? मैं ऐसा नहीं समझती, लेकिन ये सोच आप दिमाग में आ रही है। मेरा ख्याल है मैं तुम्हारे दिमाग में हूँ। तुम्हारे दिमाग का रास्ता खुला है। किसी टेलीपैथी जानने वाली शैतान को तुम्हारे पास आकर बहकाने का मौका मिल रहा है। ऐसा करो, मैं जाता हूँ, तुम सांस रोक लो, फिर किसी को दिमाग में ना आने दो। रसवंती की दूसरी सोच ने कहा, सांस रोकने से पहले अक्ल से काम लेना चाहिए। बेटे के दिमाग की तरफ परवाज करने में हर्जी क्या है? जगह नहीं मिलेगी तो वापस आ जाऊंगी। वो मुझसे बोली, फरहाद, ये सोच ज़बरदस्ती मेरे दिमाग में आ रही है। मैं तुमसे कह रहा हूँ सांस रोक लो। फिर कोई ज़बरदस्ती तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा। उसने सांस रोक ली। मैं अपनी जगह हाजिर हो गया। मैं इस्तांबुल के एक 5 स्टार होटल में था। इस शहर में आकर टॉम मूरस की बीवी थेल्मा को एक चक्कर में डाला था। वो अपने शौहर के साथ होटल में मुझसे मुलाकात करने के लिए आने वाली थी। मैंने रिसीवर उठाकर मैनेजर से रब्ता कायम किया, फिर उसे कहा, कोई भी मुझसे मिलने आए तो प्लीज़ कह दें मैं कमरे में मौजूद नहीं हूँ, शायद 2 घंटे बाद मुझसे मुलाकात हो सकती है। मैनेजर ने मेरी यह हदायत नोट कर ली। मैं अपने बेटे के पास पहुंच गया। वहां रसवंती नाराज होकर कह रही थी, शाबाश बेटे, मैंने इसी दिन के लिए तुम्हें पैदा किया था कि तुम बाप से मिलकर मुझे धोखा दो और मुझे अपने पास आने से रोक दो। माँ इतनी बुरी है तो साफ कह दो, मैं दिल पर पत्थर रख लूंगी, ममता को कुचल डालूंगी या मर जाऊंगी। तुम्हें हमेशा के लिए माँ से निजात मिल जाएगी। पारस ने कहा, मामा आप तो मेरी जान है, मेरी जिंदगी है। अगर एक तरफ तमाम दुनिया की हुक्मरानी मिले और दूसरी तरफ आप हों तो मैं दुनियावी इक़्तिदार को ठुकरा कर आपकी आगोश में आ जाऊंगा। आप मुझे और पापा को गलत ना समझें, हम आपको परेशान नहीं देखना चाहते, इसलिए आपको मौजूदा हालात से बेखबर रखने के लिए सोच रहे थे। मैं तुम्हारे अंदर रहकर महसूस कर रही हूँ गोली के जख्म से टीसें उठ रही हैं और तुम बर्दाश्त कर रहे हो। तकलीफ कोई सी भी हो, बर्दाश्त करना ही होता है। मगर ये लोग तुम्हें तन्हा छोड़कर कहाँ गए हैं? तुम्हारा बाकायदा इलाज क्यों नहीं करा रहे? मामा, मरहम पट्टी हो चुकी है, मैंने आंखों से देखा है। इन्होंने सही मरहम लगाया है और इंजेक्शन भी दिया है। रफ्ता रफ्ता आराम आ जाएगा। मैं उस गोली मारने वाले को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा, तुम यही सब करोगी, चलो अच्छा है, बात को आगे बढ़ाना चाहिए।
मेरे दिमाग में आओ, मैं तुम्हें गोली मारने वाली डिकूजा की डमी के पास पहुंचाऊंगा। वो बेटे से बोली, मैं अभी आती हूँ, तुम परेशान ना होना। मैंने कहा, हाँ बेटे, परेशान ना होना, जोर जोर से ना रोना, अंगूठा चूसते रहो, अभी तुम्हारी माँ आ रही है। वो मेरे पास आकर बोली, क्यों मेरा मजाक उड़ाते हो? क्या माएँ अपने बच्चों को दुख मुसीबत में तसल्लियाँ नहीं देती हैं? बेशक बच्चे ख्वाह कितने ही शाहजोर और नाकाबिले शिकस्त हों, माएँ उन्हें नादान और कमज़ोरी समझती हैं। मैं लॉरेंस डिकूजा की डमी के दिमाग में पहुंचा। उसकी भी मरहम पट्टी हो चुकी थी। मैंने कहा, तुम्हारा बॉस लॉरेंस डिकूजा हमसे बराह रास्त गुफ्तगू नहीं करेगा तो हम समझ लेंगे कि वो हमसे खौफजदा है। हम उसकी आवाज़ सुनते उसके दिमाग में पहुंच जाएंगे। वो बोला, मेरा बॉस कमज़ोर नहीं है, तुम अपने बेटे की खैर मनाओ। ये कहते उसने जोर की चीख मारी, बिस्तर से उछलकर फर्श पर गिरा, फिर तकलीफ की शिद्दत से तड़पने लगा। रसवंती कह रही थी, जलील कमीने, तुमने मेरे बेटे को गोली मारने की जुर्रत की। अब इसी जुर्रत और मर्दानगी से यह सजा बर्दाश्त कर सकते हो तो करो, वरना मर जाओ। उसने फिर एक दिमागी झटका पहुंचाया। वो जोर जोर से चीखने लगा, फर्श पर इधर से उधर लौटने लगा। कितने ही मुसल्लम मातियत उसके अतराफ जमा हो गए थे। कुछ उसे संभाल रहे थे और पूछ रहे थे कि वो किस तकलीफ में मुब्तला है। वो शदीद तकलीफ के बायस कुछ सुनने और बोलने के काबिल नहीं रहा था। आंखों के सामने हर चीज धुंधला गई थी। वो अंधों की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर आसपास देख रहा था और गिड़गिड़ा कर कह रहा था, मुझे बचाओ बॉस, मुझे दुश्मनों के दिमागी हमलों से बचाओ। मैं शाहजोर हूँ, हजार तरह की जिस्मानी तकालीफ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन दिमाग में पैदा होने वाले जल्जले को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसका बॉस लॉरेंस डिकूजा खामोश था। एक मुसल्लम आतियत ने कहा, फरहाद इसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है। मैं वार्निंग देता हूँ, अगर अब इसे तकलीफ पहुंचेगी तो मैं पारस को गोली मार दूंगा। मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमा कर पास खड़े हुए मुसल्लह शख्स से पूछा, खामोश क्यों हो, तुम भी बोलो। बॉस की जान बचाने के लिए तुम लोग कुछ नहीं करोगे? कितने ही मुसल्लह अफराद ने कहना शुरू किया, हम इस जहाज में बॉस की हिफाजत के लिए आए हैं। अगर बॉस को नुकसान पहुंचेगा तो हम पारस को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने और असवंती ने दो दो अफराद के लबो लहजे को समझा। फिर मैंने एक के जरिए स्टेन गन का ब्रस्ट मारा। तड़ 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 की आवाज़ के साथ कितने ही लोगों की चीखें उभरी, फिर फना हो गईं। बहुत से अफराद कहीं पनाह लेने के लिए भाग रहे थे। रसवंती के आलाकार ने अपनी स्टेन गन से उन्हें भून कर रख दिया। तीसरा आलाकार मेरी मर्जी के मुताबिक उस कैबिन के दरवाजे पर खड़ा हो गया जहां पारस आराम से लेटा हुआ था। उसने चीख कर कहा, तुम लोगों ने फरहाद को चैलेंज किया था, इसका नतीजा तुम्हारे सामने आ रहा है। मैं वार्निंग देता हूं, अगर कोई पारस की तरफ आएगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सब पर सख्ता तारी हो गया। वो अपने सामने जहाज के अरशे पर 15 लाशें देख रहे थे और खुद लाशों में तब्दील नहीं होना चाहते थे। रसवंती के आलाकार ने कहा, लॉरेंस डिकूजा, तुम अपनी डमी के दिमाग में हो तो सुन लो। पारस के सिलसिले में तुमसे या तुम्हारे सुपर मास्टर से इसी वक्त बात हो सकती है जब इस डमी को गोली मार दी जाए। रसवंती ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके बेटे को कोई मैली आंख से देखे। कुजा ये कि इस अहमक ने उसे गोली मारकर जख्मी करने की नादानी की है। आओ डिकूजा, और इसे मौत की सजा दो। उस डमी को हम मार सकते थे, लेकिन दुश्मन को यह समझाना मकसूद था कि पारस कितना अहम है। उसे हाथ लगाने वाले को हम उसके ही आदमियों से मौत की सजा देते हैं। जहाज के अरशे पर चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। फिर एक मुसल्लह शख्स ने अपनी स्टेन गन शाने से लटकाई, हॉलिस्टर से रिवॉल्वर निकाला, फिर आहिस्ता आहिस्ता डमी की तरफ बढ़ने लगा। डमी ने सहम कर फर्श पर बैठे ही बैठे पीछे खिसकते हुए कहा, नहीं बॉस नहीं, तुम मुझे बचा सकते हो। यह हमारा मातियत है, फरहाद इसके अंदर है। यह मजबूर होकर मुझे मारने आ रहा है, मुझे बचा लो बॉस। रिवॉल्वर वाला उसे चंद कदम के फासले पर रुक गया, फिर बोला, मैं फरहाद का आलाकार नहीं हूं। लॉरेंस डिकूजा ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं मादाम रसवंती की सुनाई हुई सजा की तकमील करूं। यह कहकर उसने रिवॉल्वर से निशाना लिया, फिर उसे गोली मार दी। इसके बाद चारों तरफ घूमकर अपने साथियों की तरफ देखते हुए कहा, लॉरेंस डिकूजा का हुक्म है, कोई पारस को नुकसान पहुंचाने का ख्याल तक दिमाग में ना लाए, वरना दिमाग में जलजला पैदा हो जाएगा। जहाज के डॉक्टर से दरख्वास्त है वो पूरी तवज्जो से पारस को अटेंड करता रहे। उसके खाने पीने और आराम का खास ख्याल रखा जाए। उसने फिर एक बार चारों तरफ देखते हुए कहा, फरहाद साहब, पता नहीं आप हम में से किसके दिमाग में है। लॉरेंस डिकूजा का पैगाम है कि पारस का मामला उसके हाथ से निकल चुका है, लिहाजा अब सुपर मास्टर से राब्ता कायम करें। रसवंती अपने जख्मी बेटे के पास चली गई। मैंने नायब सुपर मास्टर को मुखातिब किया। उसने कहा, खुश आमदीद मिस्टर फरहाद। मेरे सामने रखे हुए कंप्यूटर के जरिए सुपर मास्टर से गुफ्तगू होगी। मैं कंप्यूटर की तहरीर पढ़ रहा हूं, आप सुनते रहें। वो पढ़ने लगा। कंप्यूटर की स्क्रीन पर सुपर मास्टर के अल्फाज नुमाया हो रहे थे। गोया वो कंप्यूटर के जरिए कह रहा था, मिस्टर फरहाद, मैं नया सुपर मास्टर तुमसे मुखातिब हूं। मुझे इस बात पर फख्र है कि मैं तुम्हारे बेटे को कैदी बनाकर पहली बार तुमसे गुफ्तगू कर रहा हूं। पारस के सिलसिले में कोई बात शुरू होने से पहले यह समझाना जरूरी समझता हूं कि पुराने घिसे पिटे अंदाज में हमारी अहम तनसीबात को तबाह करने
और हमारी टॉप सीक्रेट बातें हमारे दुश्मनों तक पहुंचाने की धमकी ना देना। हमने अपने बचाव की ऐसी तदबीरें की हैं जिनके मुतालिक तुम कभी सोच भी नहीं सकोगे। स्क्रीन का एक पैराग्राफ मिट गया। दूसरे पैराग्राफ की तहरीर नुमाया हुई। मिस्टर फरहाद, यकीनन तुम अपने बेटे की रिहाई चाहते हो। हम उसे रिहा कर देंगे, लेकिन हमारी एक छोटी सी शर्त है। तुम हमसे ये मुआहदा करोगे कि आज के बाद तुम और तुम्हारे तमाम साथी और बाबा साहब के इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अफराद में से कभी कोई हमारे मुल्क की सरजमीन पर कदम नहीं रखेगा और ना ही किसी को आलाकार बनाकर किसी मकसद के लिए उसे यहाँ भेजा जाएगा। पैराग्राफ बदल गया। स्क्रीन कह रहा था, ये बहुत ही छोटी सी और मामूली सी शर्त है। अगर तुम या तुम्हारे साथी यहाँ नहीं आएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम लोगों की तफरीह के लिए और तकरीबकारी के लिए दुनिया में बहुत से मुल्क हैं। हम तहरीरी मुआहदा तैयार कर रहे हैं। तुम सोच कर जवाब दो। जवाब देने के लिए जितनी मोहलत चाहो मिल सकती है। स्क्रीन सादा हो गया। मैंने नायब से कहा, मुझे मोहलत नहीं चाहिए। मैं अभी जवाब देने से पहले ये बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि मौजूदा सुपर मास्टर को सिर्फ इसलिए ओहदा दिया गया है कि वो ट्रांसफार्मर मशीन के नक्शे की पूरी तरह हिफाजत करे। मैं यकीन से कहता हूँ उस नक्शे के मुताबिक एक नई ट्रांसफार्मर मशीन तैयार की जा रही है, जिसकी हिफाजत के लिए यही एक रास्ता रह गया कि मुझे मेरे साथियों को और बाबा साहब के इदारे से ताल्लुक़ रखने वालों को अमरीका में दाखिल होने से रोक दिया जाए। नायब कंप्यूटर के जरिए मेरे अल्फाज सुपर मास्टर तक पहुंचा रहा था। मैंने कहा, मैं जवाब देने से पहले पूछना चाहता हूँ, अगर मैं ये मुआहदा ना करूँ तो पारस के साथ क्या सलूक किया जाएगा? स्क्रीन पर सुपर मास्टर का जवाब मौसूल हुआ। वो कह रहा था, हम पारस पर ऐसी दरिंदगी से जुल्म करते रहेंगे कि रसवंती की ममता दिन रात तड़पती रहेगी। या तो माँ का कलेजा फट जाएगा या फिर वह तुम्हारी मुखालफत में हमसे मुआहदा कर लेगी। कमबख्त बड़ी शातिराना चालें चल रहा था। मैंने कहा, मैं कहका लगाना चाहता हूँ, लेकिन ये कहका तुम्हें कंप्यूटर के जरिए सुनाई नहीं देगा। तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है, मैं पलक झपकते ही रसवंती की ममता का रुख बदल सकता हूँ। मेरे पास इस बात का ठोस सबूत है कि पारस तुम हमारा अपना बेटा नहीं है। रसवंती ने उसे जन्म नहीं दिया है। सुपर मास्टर ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, एक नई चाल चल रहे हो। ये तुम्हारे लिए नई चाल है। दर हकीकत में ऐसे कई ज़बरदस्त नुस्खे अपने पास रखता हूँ और जब उन्हें पेश करता हूँ तो वो दुश्मनों के लिए नई चाल होती है। इस सिलसिले में रसवंती को कभी राजदार नहीं बनाता, क्योंकि वो पेट की हल्की है। अगर मैं उसके सामने ये सबूत पेश कर देता कि उसने पारस अव्वल को जन्म दिया है तो वो पारस दोम से इम्तियाजी सलूक करती और ये बात नामुनासिब होती। मौजूदा हालात में तुमने रसवंती को बहकाना चाहा तो मैं मजबूर होकर बरसों का राज फाश कर दूंगा। मिस्टर फरहाद, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मुआहदे से इनकार करोगे और पारस दोम को हमारे रहमो करम पर छोड़ दोगे? हाँ, ऐसा करते वक्त मुझे बहुत अफसोस होगा। हमने पारस दोम को हमेशा माँ बाप का प्यार दिया है, उसे अपने पारस अव्वल के बराबर दर्जा दिया है। इसके बावजूद वह हमारा बेटा नहीं है। मैंने इंसानियत को पेश नज़र रखकर यह फैसला किया है कि पारस दोम को कुर्बान कर दिया जाए। टेलीपैथी के शैतान पैदा करने वाली मशीन को और उसके नक्शे को तबाह करके हम दुनिया वालों को तुम्हारी शर पसंदियों से महफूज रखेंगे। अच्छी तरह सोच लो, हम पारस दोम को गोली मार देंगे। मैंने सोच लिया है, अब तुम्हारे सोचने की बारी है कि उसे अजियतें देकर मार डालने के बाद क्या होगा। मेरी ये बात धमाका बन गई। स्क्रीन थोड़ी देर तक सादा रहा। वो सोच रहा होगा कि जवाब क्या दिया जाए। मैंने कहा, तुम मुझे जवाब देने की मोहलत देना चाहते थे, अब मैं तुम्हें मोहलत दे रहा हूँ। तुम्हारा दावा है कि तुमने अपने मुल्क और कौम के लिए बड़े सख्त हिफाजती इक़दाम किए हैं। मैं सिर्फ 1 घंटे के अंदर तमाम हिफाजती इंतजाम को दरहम बरहम कर दूंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि हमने पारस दोम को अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। तो फिर कब नुकसान पहुंचा रहे हो? फिलहाल पारस हमारा कैदी नहीं, मेहमान खास होगा। हम किसी नतीजे पर पहुंचने तक उसे निहायत आराम से रखेंगे। मैं सिर्फ 12 घंटे तक उसकी रिहाई का इंतजार करूंगा। 12 नहीं, 24 घंटे। हम इतनी देर में कोई दोस्ताना मुआहदा करने की सूरत पैदा करेंगे। अच्छी बात है, मैं 24 घंटे बाद तुमसे राब्ता कायम करूंगा। मैं वापस अपने बेटे पारस दोम के पास आ गया। मैं उसे अपना बेटा कह रहा हूँ क्योंकि रसवंती ने उसे जन्म दिया है या नहीं, इस बात के हाँ या ना होने का कोई सबूत मेरे पास नहीं है। मैंने सुपर मास्टर को चक्कर में डालने के लिए महज बातें बनाई थी। खुदा की कुदरत को समझना मुहाल है। मुझे दोनों बेटों से बेइंतहा मोहब्बत है। मुझे आज तक अपने पराये का जरा बराबर ख्याल नहीं आया। दोनों ही मेरे सगे हैं। मेरे रब ने चाहा तो यह कभी साबित नहीं होगा कि उनमें से कोई पराया है। रसवंती वहां मौजूद थी। बड़ी मन्नतों मुरादों के बाद बेटे के दिमाग में जगह मिली थी। वो वहां से जाने वाली नहीं थी। मैंने उसे सुपर मास्टर से होने वाली बातें बताई। सिर्फ ये बात छुपाई कि मैंने पारस दोम को लावारिस कहा है। उसने पूछा, क्या वो 24 घंटे बाद मेरे बेटे को रिहा कर देंगे? जरूर करेंगे, तुम जरा सब्र से काम लो। ऐसा कहते वक्त मैं रसवंती के दिमाग में था। वहां फिर वही दूसरी सोच कह रही थी, पारस दोम मेरा बेटा नहीं है। इसके लावारिस होने का सबूत फरहाद के पास है। वो मुझसे हकीकत छुपा रहे। मैंने कहा, रसवंती, वह शैतान फिर तुम्हारी सोच में बहकाने आया है। दूसरी सोच ने कहा, यह शैतानी सोच नहीं है, मैं खुद ही यह सोच रही हूं कि फरहाद ने सुपर मास्टर की शर्त कबूल ना की तो पारस दोम को गोली मार दी जाएगी।
अगर इससे पहले फरहाद अपने दावे के मुताबिक ये साबित कर दे कि रसवंती ने यानी मैंने पारस डोम को जन्म नहीं दिया है, वो लावारिस है, तो सुपर मास्टर ख्वाम खा एक लावारिस को हलाक करके फरहाद को इंतकामी कार्रवाई पर मजबूर नहीं करेगा। रसवंती ने कहा, यह मेरी अपनी सोच नहीं है, मैं मानती हूँ शैतान बहकाता है, तुम भी ये मान लो कि वो बहकाने के दौरान सच बातें कहता है। तुम थोड़ी देर पहले मुझसे झूठ कह रहे थे कि बेटे के दिमाग में जगह नहीं मिलेगी। शैतान ने सच कहा था कि जगह मिल सकती है। रसवंती, वो बात और थी, बातें ना बनाओ। अगर सुपर मास्टर पारस डोम के लावारिस होने का सबूत तलब करेगा तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? 1 घंटा गुजरने दो, फिर जो सच है वो तुम्हारे सामने आएगा। ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे दरमियान रहेगी। मुझे बताओ सच क्या है? मैंने सख्त लहजे में कहा, कभी तो सब्र तहम्मुल से रहा करो। क्यों फजूल बातों में मेरा वक्त बर्बाद करती हो? जाओ बेटे के पास रहो। मैं उसके दिमाग से निकलकर बड़ी बहरी और फजाई फौज के सरबराहों के पास बारी बारी गया। मैं मालूम करना चाहता था सुपर मास्टर ने किस तरह नए हिफाजती इंतजाम किए। पता चला वो झूठे दावे कर रहा था। किसी भी मुल्क की हुक्मरान पार्टी के मेंबरान और फौज के आला अफसरान रूपोश रहकर हुकूमत नहीं कर सकते और फौज को मुस्ताद नहीं रख सकते। उन्हें फौजी जवानों के सामने आना पड़ता है। सुपर मास्टर उनकी हिफाजत के लिए कोई गैर मामूली इंतजाम नहीं कर सकता था। मैं रेडियो, टीवी और अखबारात के जरिए उनके चेहरों और आंखों में झांकता था, उनकी आवाज़ें सुनता था। इसी तरह वहाँ के फौजी डॉक्टरों, इंजीनियर्स और गोशानशीन रहने वाले साइंसदानों को अपने हुक्मरानों से राब्ता रखना पड़ता था। ऐसे वक्त वो टेलीपैथी के शिकंजे में आ जाते थे।